जब वे घर लौटे तो लगभग 12 बज चुके थे। घर पर क्याओ यानजुए अभी भी उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था। जिया जिबेई की ताकत को देखते हुए कुछ नहीं होता, भले ही कुछ हो जाता फिर भी वह इसे संभाल सकती थी। इसके अलावा उसने लिंग जियो और क्यूई जियान दोनों पर उपकार किया था, इसलिए कुछ नहीं होना चाहिए था। हालांकि क्याओ यानजुए फिर भी चिंता किए बिना नहीं रह सका। क्यूई परिवार उनके परिवार से अलग था। क्यूई परिवार में बहुत सारे लोग थे। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो परेशानी में पड़ना आसान होता है। जब तक उसने जिया जिबेई को नहीं देख लिया तब तक वह सो नहीं सका। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने उनके वापस आने की आवाज़ सुनी। क्याओ यानजुए ने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई जो जल्दी ही गायब हो गई। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? वह तुरंत पास गया। क्या हुआ? जिया जिबेई का चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसके भाव गंभीर थे, उसकी आंखें नीची थीं और बिल्कुल भी खुशी चहल पहल नहीं थी। क्याओ यानजुए ने फिर अपनी माँ की ओर देखा जो वह भी हैरान उलझन में दिख रही थी, जैसे कि वह नींद में चल रही हो। यह क्या था? लियू येकिन ने आह भरी, बेई को तुम्हें ये समझाने दो, मैं भी इसे समझ नहीं पा रही हूँ। उसे अभी भी चक्कर आ रहा था, उसका सिर घूम रहा था क्योंकि आज रात बहुत सारी चीजें हुई थीं और वह अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। आखिरकार यह जिया जिबेई का निजी मामला था और वह बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। क्याओ यानजुए ने तुरंत जिया जिबेई की ओर देखा। वह ये जांचना चाहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या हो रहा है? जिया जिबेई ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। कुछ हुआ है? क्या हुआ है? मैं शायद अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ। इस बयान ने क्याओ यानजुए को सुन्न कर दिया। उसके कहने का क्या मतलब था, अपनी माँ की बेटी नहीं? वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था, लेकिन वह जिया जिबेई का मतलब नहीं समझ पाया। हालांकि उसने सवाल पूछना जारी रखने में जल्दबाजी नहीं की। उसने जिया जिबेई को बैठने के लिए सोफे की ओर खींचा, उसे थोड़ा शांत होने दिया और उसके बाद ही जानकारी पूछना जारी रखा। दूसरी ओर लियू येकिन एक सम्मोहन ट्रांस खोई हुई अवस्था में अपने कमरे में वापस चली गई। कुछ देर बाद जिया जिबेई अंततः पूरी तरह से संभल गई और पूरी बात समझाने के लिए अपना मुंह खोला। उसके स्पष्टीकरण के साथ क्याओ यानजुए के भाव भी बदल गए। अंत तक वह हक्का बक्का स्तब्ध रह गया था। तो तुम क्यूई परिवार की बच्ची हो? क्याओ यानजुए स्तब्ध था। ये सब क्या था? वह एक पार्टी में गई और अंततः पता चला कि उसके पितृत्व माता पिता के साथ कुछ गड़बड़ थी। क्याओ यानजुए जानता था कि जिया जिबेई का जीवन उथल पुथल भरा कठिन था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतना उथल पुथल भरा हो सकता है। मुझे होना चाहिए, जिया जिबेई ने सिर हिलाया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ऐसा कहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे मुझसे ऐसी बातों के बारे में झूठ बोलेंगे। इसके अलावा क्यूई परिवार को उससे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उसकी प्रतिभा और ताकत मजबूत थी, लेकिन क्यूई परिवार एक बड़ा परिवार था जो अकेले उससे कहीं अधिक मजबूत था। तो क्या तुम अभी जानती हो कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं? निश्चित नहीं हूँ, जिया जिबेई ने अपना सिर हिलाया। वे पितृत्व परीक्षण पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। परीक्षण के बाद हमें पता चल जाना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है यहाँ एक कहानी है। जिया जिबेई ने थोड़ा थककर अपना माथा रगड़ा। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी, लेकिन इस तरह की चीज़ बहुत जटिल थी और वह थक भी गई थी। एक कहानी है? क्याओ यानजुए हैरान था। तुम क्या सोच रही हो? जिया जिबेई ने आज रात की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि लिंग जियो लेखक का तात्पर्य लिंग हुआन से है, मेरी माँ है, लेकिन लिंग हुआन इतने सालों तक सामने नहीं आई, यहाँ तक कि जब मैंने अकेले इतना दयनीय समय बिताया। हालांकि आज रात मेरे क्यूई परिवार के घर पहुंचते ही उसने एक संदेश भेजकर क्यूई जेकियांग से मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। हाँ, भले ही वह 3 साल की बच्ची होती फिर भी वह ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करती। जिया जिबेई को लिंग हुआन के तरीके पर संदेह था। लिंग हुआन के चरित्र को देखते हुए वह अपने खुद के बच्चे को चांग कियानजी के बच्चे के साथ कैसे बदल सकती थी? अगर वह बदलना ही चाहती थी तो उसने अपने बच्चे को लिंग जियो के बच्चे के साथ बदला होता। इसे इसी तरह से काम करना चाहिए था। यह विचार आते ही जिया जिबेई ठिठक गई। क्या हुआ? क्याओ यानजुए और भी अधिक चिंतित हो गया। उसका दिल दुख रहा था। जिस लड़की से उसने अपने पूरे प्यार और स्नेह से व्यवहार किया था, उसका जीवन इतना जटिल निकला। वह कैसी माँ थी? ये बस बहुत ज्यादा था। वह एक माँ थी और यह हद से ज्यादा था। जिया जिबेई एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने अपनी अटकल अनुमान व्यक्त की। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्याओ यानजुए भी हैरान था, लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। ये वास्तव में काफी तर्कसंगत है। अगर लिंग हुआन को सच में लिंग जियो के अनुसार उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद था, तो बच्चे को जन्म देने के बाद वह इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी? इसके अलावा क्या उन्होंने एक ही अस्पताल में जन्म नहीं दिया था?
वहाँ हेरफेर करने की बहुत गुंजाइश है। कियाओ यानजुए की भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर था। मैं भी यही सोचता हूँ। जिया जिबेई ने अपना माथा रगड़ा। खैर, मुझे विश्वास नहीं है कि लिंग हुआन और क्यूई जेकियांग मेरे माता पिता हैं। वे मेरे बेहतरीन जेनेटिक्स आनुवंशिकी का कोई मुकाबला नहीं है। वह इसे स्वीकार करना भी नहीं चाहेगी। उसकी बातों ने कियाओ यानजुए को हंसा दिया। सही कहा, उन दोनों जैसे साधारण लोग तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। जिया जिबेई ने गर्व से अपने बाल झटके। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं हूं ही इतनी महान। कियाओ यानजुए हंसा और उसका सिर थपथपाया। बिल्कुल, मेरी लड़की इतनी ही महान है। वे दोनों कुछ देर तक हंसते और मजाक करते रहे, जब तक कि विषय का भारीपन दूर नहीं हो गया। कियाओ यानजुए ने अंततः अपनी मुस्कान छिपाई और गंभीर स्वर में कहा, चाहे जो हो, हमें इसकी तह तक जाना होगा। सही। जिया जिबेई ने सिर हिलाया। मैं पहले ही एक बार चूक गई हूँ, मैं इसे फिर से गलत नहीं कर सकती। पहले उसने ज्यादा नहीं सोचा था जब बाई मिक्स्यू ने जिया जिबेई को बताया था कि वह जिया जुन और चांग कियानजी की बच्ची है। क्योंकि चांग कियानजी उसके साथ अच्छी थी, इसलिए उसने डीएनए पितृत्व परीक्षण पैटर्निटी टेस्ट नहीं करवाया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे जिनके जवाब नहीं मिले थे। बाई मिक्स्यू अचानक सच क्यों बताएगी? इसके अलावा, सच बताने के बाद जिया क्विंगहान ठीक कैसे हो गई? बाई मिक्स्यू ने कहा था कि उसके पापों के कारण ही जिया क्विंगहान कोमा में चली गई थी और वह उसके ठीक होने के लिए एक नई शुरुआत करना चाहती थी। वह इस बहाने से सबको धोखा दे सकती थी, लेकिन जिया जिबेई को नहीं। जिया जिबेई अपने दिल में जानती थी कि जिया क्विंगहान को एक विशेष अभिशाप के साथ जहर दिया गया था। यह एक अनोखा जहर था जो अन्य सभी सामान्य जहरों या अभिशापों से अलग था। तो वास्तव में जिया क्विंगहान उस जहर से कैसे बच गई? उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो इसमें ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। हाँ, हमें इस बार पता लगाना ही होगा कि यानजुए ने भी सिर हिलाया। हम इसे फिर से गलत नहीं कर सकते। इस समय तक ये निश्चित था कि जिया जिबेई क्यूई परिवार की बच्ची थी। हालांकि उन्हें अभी भी ध्यान से इस बात की जांच करनी थी कि उसके असली जैविक माता पिता कौन थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माता पिता कौन हैं? कियाओ यानजुए ने पूछा। मुझे नहीं पता, जिया जिबेई ने अपना सिर हिलाया। हमें निश्चित रूप से पता लगाना होगा। चीजें इतनी उलझन भरी थीं कि उसने बिना जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं की। चलो अभी के लिए नतीजों का इंतजार करते हैं। क्या होगा अगर नतीजों के साथ कुछ गड़बड़ हो? कियाओ यानजुए ने अचानक पूछा। जिया जिबेई एक पल के लिए जम गई, फिर अपनी नज़रें नीची की। कोई बात नहीं, हम इसे खुद चेक करवा सकते हैं। यह असंभव नहीं था। जब बागडोर उनके हाथ में थी तो नतीजों की प्रामाणिकता, सच्चाई की गारंटी कौन दे सकता था? अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, उन्हें खुद इसकी पुष्टि करनी होगी। बार बार इन बदलावों और अंदरूनी जानकारी ने उन्हें थका दिया था। हालांकि अब एक और समस्या थी। अगर मैं माँ की बेटी नहीं हूं तो उनकी बेटी कहाँ गई? इस बात का जिक्र आते ही जिया जिबेई गंभीर हो गई। कियाओ यानजुए भी कुछ हद तक असहाय था। वह सही कह रही थी, तो फिर चांग कियानजी की अपनी बेटी कहाँ थी? यह एक बड़ा सवाल था। चांग कियानजी जिया जिबेई के प्रति बहुत अच्छी रही थी। वह उसकी परवाह करती थी और उसका ख्याल रखती थी और अपनी गलतियों की भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि अब पता चला कि जिया जिबेई उसकी बेटी थी ही नहीं। अगर चांग कियानजी को पता चला कि जिया जिबेई उसकी बेटी नहीं है, तो सोचिए वह कितनी परेशान होगी। वह लिंग हुआन के साथ तो नहीं होगी, है ना? कियाओ यानजुए ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। जिया जिबेई ने इस बारे में सोचा और अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। हालांकि मैं लिंग हुआन को नहीं जानती, लेकिन उसके जैसी कोई महिला इतनी दयालु नहीं होगी कि वह ऐसे बच्चे को पाले जो उसका अपना न हो। ये कहने के बाद जिया जिबेई और भी अधिक चिंतित हो गई। तो फिर वह बच्ची कहाँ गई? हमें पता लगाना होगा, उसने गंभीर लहजे में कहा। कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति में वे चांग कियानजी को इसके बारे में सीधे तौर पर नहीं बता सकते थे। हालांकि चांग कियानजी पहले दुखी थी, लेकिन उसे अपनी असली बेटी मिल गई थी। इसी तरह वह कुछ ही दिनों में अपने दुख से उबर पाई थी। हालांकि अगर जिया जिबेई उसे सीधे बता देती कि वह उसकी असली बेटी नहीं है, और किसी को यह भी नहीं पता कि उसकी बेटी जिंदा भी है या मर गई, चांग कियानजी पूरी तरह से टूट जाएगी, है ना? इसलिए चांग कियानजी की मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें उसकी बेटी के मिलने तक इसे एक रहस्य रखना चाहिए। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? जिया जिबेई थोड़ी उलझन में थी। चलो 18 साल पहले से शुरू करते हैं। कियाओ यानजुए ने उसका सिर सहलाया और उसे प्यार से शांत किया। तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना समय लेंगे, हम अंततः उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है। जिया जिबेई उसकी बाहों में झुक गई और आह भरी। मैं किसी को इसकी जांच करने के लिए कहूँगा। ठीक है।
मैं भी अपनी तरफ से किसी को पता लगाने के लिए कहूंगी। उन दोनों ने जल्दी ही एक फैसला कर लिया। अभी के लिए थोड़ा आराम कर लो, तुम आज बहुत थक गई होगी, कियाओ यानजुए ने जिया ज़िबेई का चेहरा सहलाते हुए कहा। उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। वह आमतौर पर ऊर्जा से भरी रहती थी, लेकिन आज वह स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। ममम, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। वास्तव में वह शारीरिक थकान से अधिक मानसिक रूप से थकी हुई महसूस कर रही थी। अगली सुबह जागने के ठीक बाद पेन यान का फ़ोन आया। राजधानी के टीवी स्टेशन में 11 बजे एक इंटरव्यू है, तुम्हें वहां पहुंचना है। ये राजधानी में है। हाँ, उन्होंने अचानक मुझसे संपर्क किया और तुम आसपास ही थी, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, पेन यान ने जम्हाई ली। बस इसे संभाल लेना, सब ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है। जिया ज़िबेई उठी, मुंह धोया, फिर नीचे जाने से पहले खुद को तैयार किया। हर कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसे नीचे आते देख वान युनफेई और अन्य लोग कुछ ताने मारना चाहते थे, लेकिन लियू येकिन ने उन्हें रोक दिया। इधर आओ, बेई, नाश्ते का समय हो गया है। जरूर। जिया ज़िबेई ने उसे एक उज्ज्वल मुस्कान दी। लियू येकिन का दिल उसके लिए और भी ज्यादा दुखने लगा। ये युवा लड़की कल रात ठीक से नहीं सो पाई होगी। वास्तव में ऐसी घटनाएं होने के बाद कौन उदासीन शांत रह सकता था। बूढ़े आदमी कियाओ यानजुए के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर जिया ज़िबेई की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह बंद ही रखा। सभी ने शांति से अपना नाश्ता खत्म किया। जाने से पहले जिया ज़िबेई ने बूढ़े आदमी को गोली दबा दी। वह खुशी से चमक उठा। उसके बाद कियाओ यानजुए ने जिया ज़िबेई को इंटरव्यू के स्थान पर छोड़ दिया। जिया ज़िबेई वहां जून जियो आई से टकराई, जिससे वह पहले भी मिल चुकी थी। जिया ज़िबेई को जून जियो आई अच्छी तरह से याद थी और उसे वहां देखकर वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। जून जियो आई, अपना नाम सुनकर जून जियो आई ने तुरंत सिर उठाया। जिया ज़िबेई को देखकर वह तुरंत स्तब्ध रह गई। सिस्टर बेई, आप यहाँ कैसे? जिया ज़िबेई पास गई। उसके हाथों में चीजें देखकर उसने बाहें सिकुड़ी और पूछा, क्या तुम चेंग यंगनी की असिस्टेंट सहायक नहीं हो? इस बात के जिक्र पर जून जियो आई असहज लग रही थी। मैं उसे बताने से पहले वह कुछ देर झिझकी, मैं अब उसकी असिस्टेंट नहीं हूँ। हाँ, जिया ज़िबेई हैरान थी। अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और वह अब उसकी असिस्टेंट नहीं थी। चेंग यंगनी की चोट के बारे में सोचकर जिया ज़िबेई को बात समझ में आ गई। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाला। यहाँ तक कि जब जून जियो आई उसके साथ थी तब भी चेंग यंगनी बहुत नाखुश नाराज लग रही थी। उसके बाद चेंग यंगनी का पैर टूट गया और वह अभी भी अस्पताल में पड़ी थी, इसलिए उसका मूड सच में बहुत खराब होगा। परेशान होने पर किसी पर अपना गुस्सा निकालना उसका स्वभाव ही था। जून जियो आई उसकी असिस्टेंट थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस गुस्से का खामियाजा भुगतने के लिए सबसे सुविधाजनक व्यक्ति बन गई। जिया ज़िबेई के अनुमान ने जून जियो आई के चेहरे पर खौफ ला दिया और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, जिया ज़िबेई ने अपनी भौहें उठाईं। तो फिर तुम अब उसकी असिस्टेंट क्यों नहीं हो? जून जियो आई सहम गई और एक लंबे समय के बाद उसने अनिच्छा से स्वीकार किया, खैर वास्तव में यही कारण था, लेकिन कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। वह मुझे लंबे समय से नापसंद करती है। वह जिया ज़िबेई को समझाती रही, इस डर से कि कहीं वह इसे दिल पर न ले ले। उसे इतना घबराया हुआ देखकर जिया ज़िबेई हंसी, मुझे पता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझे भी पसंद नहीं करती थी। जून जियो आई ने जल्दी से उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर शर्मा गई। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, जून जियो आई ने ईमानदारी से जवाब दिया। पार्ट टाइम काम? हाँ, मैं यहाँ के लोगों से पहले मिल चुकी हूँ। आज यहाँ उनका एक कार्यक्रम इवेंट है ना? इसलिए मैं मदद करने आई हूँ, जून जियो आई ने जोश उत्साह के साथ समझाते हुए कहा। इससे जिया ज़िबेई को बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुम एक अस्थायी टेम्परेरी नौकरी कर रही हो? हाँ, मैं आज यहाँ मदद करने आई हूँ। उसके बाद क्या? उसके बाद वह ठिठकी, बेशक मैं कोई और काम ढूंढने जाऊंगी, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत काबिल सक्षम हूँ, उसने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। इस छोटी सी कद में छोटी युवा लड़की को इस तरह पोज देते देखकर जिया ज़िबेई हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम कुछ भी कर सकती हो। जून जियो आई की नज़रें एक पल के लिए भटकीं। शायद बहुत ज़्यादा शारीरिक काम नहीं, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों में अच्छी हूं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मैं सड़क के किनारे एक स्टॉल खोलूंगी और नाश्ता बेचूंगी, मेरा खाना बहुत बढ़िया होता है। ये कैसा रहेगा? तुम मेरे पास आ सकती हो। जून जियो आई जम गई, आपने क्या कहा? उनके कहने का क्या मतलब था? मेरे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए तुम मेरे पास आकर मदद कर सकती हो। सच में? जून जियो आई बहुत खुश थी। क्या आप सच कह रही हैं? बेशक, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने के अलावा कोई और काम नहीं है?
बिल्कुल नहीं, उसने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? जब समय आएगा तो हम देख लेंगे। वैसे भी, क्या तुम काम नहीं ढूंढ रही हो? उसने सिर हिलाया, हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ। जिया ज़िबेई उसे बेच धोखा नहीं देगी, उसने सोचा। मैं तुम्हें एक नंबर दे दूंगी, बस बाद में उसे कॉल कर लेना। वह मेरा एजेंट है, तुम उसे पैन कह सकती हो। जरूर, उत्साह से जून जियो आई के गाल लाल हो गए थे। जिया ज़िबेई को विदा करने के बाद जून जियो आई कुछ देर तक शांत खड़ी रही। जब दूसरों ने अंततः ईर्ष्या और जलन के साथ उसे उसकी सोच से बाहर निकाला, तो वह लगभग खुद को खुशी से उछलने से नहीं रोक पाए। क्या अविश्वसनीय दिन था, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वह यहाँ जिया ज़िबेई से मिलेगी। और जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद थी, वह यह था कि जिया ज़िबेई उसे नौकरी का प्रस्ताव देगी। उसके आसपास के चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। तुम कितनी खुशकिस्मत हो, पहले चेंग यंगनी थी और अब जिया ज़िबेई है। तुम हमेशा मशहूर लोगों के लिए ही काम करती हो। जून जियो आई ने जल्दी से एक घबराहट भरी मुस्कान दी, प्रसिद्धि उनकी है, मेरी नहीं। मैं उनके लिए काम करने वाली एक असिस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं हूँ, ये कुछ बहुत अलग नहीं है। वैसे भी मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। सब ने उसकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। उसका रूप रंग ठीक था, लेकिन वह न तो गा सकती थी और न ही अभिनय कर सकती थी। उसके सेलिब्रिटी बनने का कोई सवाल ही नहीं था। भले ही वह मशहूर हस्तियों की देखभाल करती थी, लेकिन दिन के अंत में वह उनमें से एक तो नहीं बन जाएगी। भले ही किसी का उसे प्रमोट करने का इरादा हो, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यह विचार सभी के लिए एक सांत्वना, राहत की तरह था। कुछ देर पहले जिया ज़िबेई को जून जियो आई से बात करने की पहल करते देख वे बहुत नाखुश हुए थे। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में कुछ खास नहीं थी। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे उन्हें दिल पर लेना चाहिए। खैर, मुझे अभी भी काम करना है, वे वहां इंतजार कर रहे हैं। जून जियो आई सब पर मुस्कुराई, फिर अपना सामान उठाया और भाग गई। उसके बाद ही वह छोटी सी भीड़ तितर बितर हुई। सबके चले जाने के बाद और जब वह आकर्षण का केंद्र नहीं रही, तब जाकर जून जियो आई ने राहत की सांस ली। वह और भी अधिक प्रसन्न महसूस कर रही थी। चेंग यंगनी द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह जिया ज़िबेई के अधीन काम करेगी। उसे कितना अप्रत्याशित सौभाग्य मिला था। जैसे ही उसने चेंग यंगनी के अत्याचार के बारे में सोचा, जून जियो आई थोड़ा कान पे बिना नहीं रह सकी। वह सच में एक तरह के सदमे में थी। वास्तव में जिया ज़िबेई सही थी। यह आंशिक रूप से उसके कारण ही था कि चेंग यंगनी ने उसे बाहर निकाल दिया था। नए साल की पूर्व संध्या न्यू ईयर ईव कॉन्सर्ट में जिया ज़िबेई के साथ उसकी बातचीत के कारण जून जियो आई ने चेंग यंगनी को बहुत परेशान कर दिया था। उसके बाद चेंग यंगनी मंच स्टेज पर गिर गई और घायल हो गई, जिसने उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। उसकी असिस्टेंट के रूप में जून जियो आई स्वाभाविक रूप से उसका पंचिंग बैग, गुस्सा निकालने का जरिया बन गई। जहां तक चेंग यंगनी का सवाल था, यह जून जियो आई थी जिसने जिया ज़िबेई को योजना के बारे में बताया था, इसलिए जिया ज़िबेई जाल से बचने में कामयाब रही और उसने बदले में उसे ही फंसा दिया। ये बेहद हास्यास्पद था। इस बात को तो भूल ही जाए कि जून जियो आई को ये भी नहीं पता था कि चेंग यंगनी क्या करना चाहती थी, तो भला वह जिया ज़िबेई को इसके बारे में कैसे बता सकती थी। और उसने कहा कि जिया ज़िबेई ने बाद में उसके लिए जाल बिछाया। ये तो और भी बेतुका था। टीवी कर्मियों ने पूरे मंच की तलाशी ली थी और जहां वह गिरी थी उस जगह पर बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं थी। जहां वह गिरी थी वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ये स्पष्ट था कि किसी ने उसके लिए कोई जाल नहीं बिछाया था। इसलिए उसका जून जियो आई और जिया ज़िबेई पर सारा दोष मढ़ना बेहद हास्यास्पद था। हालांकि इसका औचित्य कौन साबित कर सकता था? महारानी चेंग यंगनी के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा? उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सही था और किसी और की इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? जून जियो आई एक असिस्टेंट से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह चेंग यंगनी के साथ केवल कुछ महीनों से थी और इसलिए वह पूरी तरह से नगण्य थी। इसलिए चेंग यंगनी ने जून जियो आई को बाहर निकाल दिया। अपनी अनिच्छा और गुस्से के बावजूद जून जियो आई के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि निकाले जाने के बाद उसके पास कोई आय इनकम नहीं थी। उसकी दादी की तबीयत बिगड़ रही थी। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वह अपनी दादी का इलाज कैसे करवा पाती? इसलिए जून जियो आई के पास यहाँ पार्ट टाइम काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ जिया ज़िबेई से मिलेगी, जिसने उसे एक नया अवसर प्रदान किया। ये सोचकर जून जियो आई बहुत खुश हुई। उसने सोचा, जिया ज़िबेई उसे पैसे देने में कंजूसी नहीं करेगी। जून जियो आई को संपर्क जानकारी, कांटेक्ट नंबर देने के बाद जिया ज़िबेई इंटरव्यू के लिए अंदर चली गई। इंटरव्यू अच्छा रहा और 2 घंटे में पूरा हो गया। जैसे ही वह जाने वाली थी, बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। वाह, यह कमाल है, यहाँ कितने सारे हैं, बहुत अमीर।
बाहर से आने वाली इन हैरान कर देने वाली टिप्पणियों ने जिया ज़िबेई की उत्सुकता जगा दी। बाहर क्या हो रहा था? बहुत जल्द कोई उत्साह से भरे चेहरे के साथ बाहर से वापस आया। किसी ने नीचे 999 नीले हाइड्रेंजिया फूल भेजे हैं। 999 नीले हाइड्रेंजिया। सबने गहरी सांस ली। बिल्कुल नहीं, वह कौन सा उदार रईस टाइकून था। हालांकि यह एक टीवी स्टेशन था और हस्तियां सेलिब्रिटी अक्सर अंदर बाहर आती जाती रहती थीं, लेकिन पहले किसी ने इतना नाटकीय कुछ नहीं किया था। ये किसके लिए हैं? हर कोई उत्सुक था। 99 नीले हाइड्रेंजिया ही काफ़ी आकर्षक होते, 999 की तो बात ही छोड़िए। ये किसी रोमांटिक फिल्म से सीधे निकली हुई चीज़ जैसा था। कोई अंदाज़ा नहीं। आदमी ने अपना सिर हिलाया। शायद वे मैडम फॉन्ग के लिए हैं। मैडम फॉन्ग उनके विभाग की प्रमुख थीं। वह एक सख्त व्यक्तित्व वाली खूबसूरत महिला थीं। उनके कई दीवाने चाहने वाले थे। हालांकि ये पहली बार था जब किसी ने इतने सारे फूल भेजे थे। मुझे जाना होगा, जिया ज़िबेई ने उन पर मुस्कुराते हुए कहा। कई लोग गपशप से बाहर आए। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आज के इंटरव्यू का समय काफ़ी अजीब था, इसलिए वह अकेले ही आई थी। पैन यान उसके साथ नहीं था और न ही उसकी असिस्टेंट थी। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे स्वतंत्र रहने की आदत थी और वास्तव में लोगों के आसपास होने से उसे अधिक असहजता होती थी। इसके अलावा अगर उसके आसपास लोगों का झुंड होता तो उसकी तुलना में अकेले बाहर जाने पर अक्सर बहुत कम ध्यान आकर्षित होता था। उसने अपनी टोपी पहनी और अपने चेहरे के चारों ओर एक दुपट्टा स्कार्फ लपेटा। मुझे जाना है। हाँ, ओह, ठीक है। बाकी लोग उसे उस पहनावे में बिल्कुल आरामदायक सहज देखकर हैरान थे। वह कितनी आज़ाद ख्याल थी। कुछ समय पहले हर कोई स्तब्ध रह गया था जब उन्होंने जिया ज़िबेई को अकेले इंटरव्यू के लिए आते देखा था। वह एक बहुत बड़ी हस्ती थी। उसकी लोकप्रियता वाली किसी सेलिब्रिटी का इस तरह अकेले आना अनसुना था। जब अन्य हस्तियां आती थीं तो वे सभी एक कड़े घेरे में घिरे होते थे, मानो वे राष्ट्रपति हों। हालांकि वह पूरी तरह से अकेले आई थी। यह ऐसी स्वतंत्रता थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। भले ही वह अकेले आई थी, लेकिन किसी ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। वह इन दिनों युवा महिला हस्तियों में सबसे लोकप्रिय थी, तो कौन उसे कमतर आंकने की हिम्मत करेगा। उसके जैसी हस्तियां वास्तव में दुर्लभ थीं। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इसके बाद वे ऑनलाइन क्या टिप्पणी करने वाले हैं। ये पहली बार था जब वे उसके जैसे अनूठे चरित्र स्वभाव वाली किसी सेलिब्रिटी से मिले थे। उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने के बाद जिया ज़िबेई अकेले ही बाहर की ओर चल दी। हालांकि नीचे हॉल में पहुंचते ही वह लगभग उछल पड़ी। हॉल विशाल था, जो कुल मिलाकर कई 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता था, और हॉल के बीच में बहुत सारे नीले हाइड्रेंजिया रखे हुए थे। उनसे भरा एक बड़ा क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावशाली और ध्यान खींचने वाला लग रहा था। नीले हाइड्रेंजिया कई दर्शकों, वहां खड़े लोगों से घिरे हुए थे। वे सभी बेहद उत्साहित दिख रहे थे। आखिरकार ये पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे नीले हाइड्रेंजिया देखे थे। ये बहुत सारा पैसा था। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि 999 फूल होंगे, इसलिए उन्होंने अभी तक उन्हें स्थानांतरित करना ले जाना खत्म नहीं किया था। जैसे जैसे और अधिक नीले हाइड्रेंजिया अंदर भेजे जा रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनकी सांसें छिन रही हों। आखिरकार सभी फूलों को रखने के बाद एक आकर्षक डैशिंग आदमी अंदर आया। वह आदमी कौन है ये पहचानने के बाद उनका उत्साह और बढ़ गया। वह बहुत ही दिलकश हॉटथ्रोप था। वही होना चाहिए जिसने ये सभी नीले हाइड्रेंजिया भेजे थे। वह लंबा, अमीर और सुंदर था, चमकते कवच वाला एक शूरवीर। माफ़ कीजिए, जिया ज़िबेई कहाँ है? सभी की निगाहें उस पर टिकी होने के साथ आदमी आखिरकार बोला। सब शांत हो गए। फूल जिया ज़िबेई के लिए थे। जैसे ही वह जाने वाली थी, जिया ज़िबेई अपने कदमों पर अचानक रुक गई। अन्य लोग भी उत्साहित हो गए। वह आदमी जिया ज़िबेई के लिए यहाँ था। ये कितना बड़ा उपहार था। उन्होंने महिला सितारों का दिल जीतने के लिए हैंडसम रईसों द्वारा महंगे उपहारों की बारिश करने के बारे में सुना था, लेकिन सबको लगता था कि ऐसा केवल टीवी शो में होता है। किसी को भी असल जिंदगी में इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। फर्श पर हर जगह फैले अनगिनत नीले हाइड्रेंजिया को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। अगर उन्हें इतने सारे नीले हाइड्रेंजिया मिलते तो वे खुशी के मारे बेहोश हो जाते, है ना? उस आदमी के शांत भाव से पता चल रहा था कि यह उसके लिए एक मामूली बात से ज्यादा कुछ नहीं था। कई लड़कियां इतनी उत्साहित थीं कि वे बुरी तरह शर्मा रही थीं। हालांकि जिया ज़िबेई का इतने सारे फूल प्राप्त करना स्वाभाविक था। वह एक सुपरस्टार और एक सुंदरी थी। पहले भी उसके प्रशंसक अपना समर्थन दिखाने के लिए उस पर उपहारों की बारिश करते थे। वे बस सोच रहे थे कि जिया ज़िबेई कैसा महसूस करेगी, क्योंकि वह आदमी केवल समर्थन दिखाने के बजाय उसे लुभाने, प्रेम प्रस्ताव देने का इरादा रखता था।
उनमें से कुछ जिया ज़िबेई को तुरंत यहाँ लाने के लिए बेताब थे ताकि वह महसूस कर सके कि वह आदमी कितना भावुक था। जिया ज़िबेई, जिसने खुद को कपड़ों में लपेट रखा था और केवल अपनी आंखें दिखा रही थी, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने चश्मा निकाला और पहन लिया। फिर उसने अपनी टोपी को और नीचे खींच लिया, अपने चेहरे को और भी अधिक छिपा लिया। फिर वह सावधानी से अपने बगल वाले खंभे के पीछे चली गई और अपनी सीधी पीठ को झुका लिया, जिससे वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह दिखने लगी। उस पल उसे खुशी हुई कि वह पेन यान और अपनी असिस्टेंट को साथ नहीं लाई थी, अन्यथा उनका समूह आसानी से ध्यान आकर्षित कर लेता। अपना भेष बदलने, पहचान छिपाने के बाद आखिरकार वह उस आदमी को देखने के लिए थोड़ा ध्यान दे पाए। वह आदमी काफी सुंदर, हैंडसम था। उसने महंगे, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और पूरी तरह से सुलझा हुआ रईस दिख रहा था। हालांकि वह उसे नहीं जानती थी। इसके अलावा उसे इस तरह की चीज़ों से नफरत थी। जहां तक उसका सवाल था, इस तरह सबके सामने प्रेम निवेदन करना, खासकर तब जब दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब न हो, अपमान का ही एक रूप था। अगर आप सच में किसी को पसंद करते हैं तो आप निजी तौर पर उपहार भेज सकते हैं और दूसरों को बताए बिना उनके सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। इस तरह दिखावा करने का लोगों के लिए गपशप करने की अफवाहें पैदा करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। वह जरा भी प्रभावित नहीं हुई। इसके विपरीत वह इससे घृणा करती थी। उस आदमी को इतना आत्मविश्वासी देखकर जिया ज़िबेई के भाव और भी ठंडे हो गए। यह न जानते हुए कि मुख्य पात्र उनके पीछे से छिपकर भाग रहा है, भीड़ में से किसी ने कहा, क्या ऊपर जिया ज़िबेई का इंटरव्यू नहीं चल रहा है? चलो उसे नीचे बुलाते हैं। हाँ, कितना रोमांटिक है। छोटी लड़कियों ने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था और वे मंत्रमुग्ध दिख रही थीं। वे कितनी कामना कर रही थीं कि काश वे इस रोमांस की मुख्य नायिका होतीं। रोमांटिक। जिया ज़िबेई ने मन ही मन एक ठंडा उपहास किया। पहली नज़र में ये रोमांटिक लग सकता था, लेकिन दोबारा सोचने पर यह खौफनाक, अजीब के अलावा और कुछ नहीं था। अगर इस बार ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था तो अगली बार क्या होगा? चाहे जो हो, उसे यह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगा। लेकिन ऊपर वाले लोगों ने कहा कि वह चली गई है। चली गई। हर कोई स्तब्ध था। असंभव, वह कहाँ से गई? हर कोई यहीं खड़ा था और किसी ने जिया ज़िबेई को नहीं देखा। आखिर वह गई कहाँ? वे एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके। उस आदमी ने भी उनकी बात सुनी और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह चली गई। जैसे ही वह बोला, लड़कियों की आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तो वह न केवल देखने में सुंदर था, बल्कि वह अमीर भी था और उसकी आवाज़ भी अच्छी थी। कितना उत्तम, परफेक्ट आदमी है। ये कितनी अफसोस की बात थी कि वह पहले से ही किसी को पसंद करता था। हाँ, वह कुछ देर पहले ही चली गई है। तब तक उस आदमी की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके होंठ हिले। किसी ने उसे नहीं सुना, लेकिन जिया ज़िबेई ने सुना और उसने उसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना। वह आदमी बड़बड़ाया, मैंने उन्हें उसे रोकने के लिए कहा था। इन शब्दों से जिया ज़िबेई के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। आखिर यह आदमी था कौन, और सबसे बड़ी बात, उसने कर्मचारियों से उसे क्यों रुकवाया और उसे जाने क्यों नहीं दिया? जब वह उलझन में थी, उसका फ़ोन अचानक कंपन करने लगा, वाइब्रेट हुआ। वह अभी इंटरव्यू दे रही थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन वाइब्रेट पर सेट किया था। इसलिए यहाँ की हलचल, शोर शराबे ने दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। फ़ोन के दूसरे छोर से एक कर्मचारी की आवाज़ आई, मिस जिया, आप अभी कहाँ हैं? हमें यहाँ कुछ समस्याएं हैं, क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए वापस आ सकती हैं? अगर यह पहले की बात होती तो जिया ज़िबेई सोचती कि कुछ हुआ है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं अभी कार में हूँ और जल्द ही हवाई अड्डे एयरपोर्ट जा रही हूँ। क्या कोई समस्या है? क्या ये परेशानी वाली बात है? और दूसरे छोर पर कर्मचारी असहाय था। बस बात यह है कि अभी मुझे कुछ काम है। यदि कोई ऐसा प्रश्न या उत्तर है जो स्पष्ट नहीं है, तो आप नया समय तय करने के लिए मेरे एजेंट से संपर्क कर सकते हैं और हम बात करेंगे। ठीक है। फ़ोन काटने के बाद जिया ज़िबेई की आंखें थोड़ी ठंडी थीं जब उसने उस आदमी को देखा। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वह वास्तव में कौन था। अब जाकर जिया ज़िबेई को पूरी बात सुझाने समझने का समय मिला था। आज सुबह सुबह उसे पेन यान का फ़ोन आया और उसे यह काम मिला। चूंकि यह काम अनियोजित, बिना योजना के था, इसलिए न तो पेन यान और न ही उसकी असिस्टेंट उसके साथ थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले वह पेन यान से चर्चा कर चुकी थी कि वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहेगी। आज अचानक इतना काम कहाँ से आ गया? इसके अलावा अभी उस कर्मचारी की प्रतिक्रिया देखकर यह पता चलता था कि वे पूरी तरह से तैयार थे। वे चाहते थे कि वह यहीं रुके और इस आदमी के प्रेम प्रस्ताव, प्यार के इजहार को स्वीकार करे। ये तो बस अफसोस की बात थी कि किसी तरह कोई गलती हो गई और बात नहीं बन पाई। यही वजह थी कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी जाने दिया। जिया ज़िबेई ने फिर से चारों ओर देखा और सभी के हाथों में उनके फ़ोन थे, लेकिन कोई हलचल नहीं थी।
आखिरकार यह एक टेलीविज़न स्टेशन था, आप ऐसे ही शूटिंग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। भले ही आप कर लें, आप इसे ऑनलाइन नहीं डाल सकते थे। हालांकि जिया ज़िबेई ने अधिक ध्यान से देखा और कोने में 2 रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। टीवी स्टेशन में आमतौर पर रिपोर्टर होते ही थे। आखिरकार उन्हें भी खबरें प्रसारित करनी होती थीं। हालांकि ये 2 रिपोर्टर स्पष्ट रूप से टीवी स्टेशन के कर्मचारी नहीं थे। जिया ज़िबेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान स्नेह दी। अब ऐसा क्या था जो समझने लायक नहीं था? ये पूरी साजिश उसी को निशाना बनाकर रची गई थी। उसे बस यह उत्सुकता थी कि आखिर यह आदमी कौन था जो टीवी स्टेशन में इस तरह का काम करने में सक्षम था। आमतौर पर आम लोगों को इस जगह में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह आदमी यहाँ इतने सारे फूल लाने में सक्षम था। अगर यहाँ कुछ भी संदिग्ध दाल में काला नहीं था तो वह बहुत ही मूर्ख होगी। उस आदमी ने अपना फ़ोन निकाला और एक कठोर चेहरे के साथ कुछ संदेश भेजा। जल्द ही एक उत्तर आ गया। फ़ोन के उत्तर को देखकर उसका चेहरा और भी अधिक परेशान हो गया। हालांकि जब तक उसने ऊपर देखा उसके भाव सामान्य हो चुके थे। चूंकि वह यहाँ नहीं है, ये फूल आप सभी के लिए हैं। उस आदमी के शब्दों ने सबको गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। आप इन्हें हमें दे रहे हैं? हाँ, उस आदमी ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह मुस्कुराते हुए कहा। ये आप लोगों के लिए हैं, खूबसूरत लड़कियों के लिए खूबसूरत फूल। इस बयान ने कई लड़कियों को शर्मा दिया। बेशक कई लड़कियां ऐसी भी थीं जो सावधान चेहरे के साथ कुछ कदम पीछे हट गईं। इस तरह का आदमी साधारण सीधा नहीं था। फिर वह आदमी चला गया और फर्श को नीले हाइड्रेंजिया से भरा छोड़ गया। उसके इस तरह फुर्ती से जाने को देखकर लगता था कि उसे इन नीले हाइड्रेंजिया की बिल्कुल परवाह नहीं थी। सभी लोग फूल चुनते हुए बातें कर रहे थे। उसने कहा था कि यह उनके लिए है तो वे फूल ले ही सकते थे। फूलों का उपयोग पैरों के स्नान, फुटबाथ के लिए किया जा सकता था और वे सफाई करने वाली महिलाओं की भी मदद कर सकते थे। जिया ज़िबेई ने उस आदमी को जाते हुए देखा और उसके पीछे पीछे चल दी। जिया ज़िबेई ने उस आदमी का पीछा किया और जल्द ही बाहर एक गाड़ी तक पहुंच गई। ये गाड़ी एक बहुत ही भड़कीली बैंगनी स्पोर्ट्स कार थी जिसका चेसिस नीचा था और छत खुली हुई थी, ओपन टॉप। आज जैसे ठंडे दिन में ये कन्वर्टिबल कार देखने में आकर्षक लग सकती थी, लेकिन अंदर बैठे किसी भी व्यक्ति को ठंड से जमा सकती थी। वह आदमी कार में बैठा लेकिन उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना सेल फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और फिर दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से शिकायत की। ये बकवास है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने कुछ जवाब दिया जिस पर वह आदमी बड़बड़ाया, मैंने उसे देखा तक नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तुम उसके साथ मेरी मीटिंग तय करने में मेरी मदद करो। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे भाई हो तो जल्दी करो और मदद करो। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि इसमें कोई समस्या नहीं है? फ़ोन पर शायद कोई वादा किया गया था क्योंकि उस आदमी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही वह आदमी गाड़ी चलाकर गया, जिया ज़िबेई का फ़ोन फिर से कंपन करने लगा, वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि यह कोई अनजान कॉलर था। वह एक पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर फ़ोन उठा लिया। बेई, दूसरे छोर से एक गर्मजोशी भरी पुरुष आवाज़ आई। क्या तुम आज खाली हो? आओ हमारे साथ घूमो। जिया ज़िबेई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके भाव ठंडे और गंभीर थे। तुम कौन हो? दूसरे छोर की आवाज़ थोड़ी चिढ़ के साथ सख्त हो गई। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? जिया ज़िबेई ने फ़ोन काट दिया। बेशक ऐसा नहीं था कि उसने दूसरे छोर की आवाज़ को पहचाना नहीं था। वह क्यूई जियांग्युआन था। ये वही आदमी था जिस पर फिलहाल उसका बड़ा भाई होने का संदेह था। हालांकि क्यूई जियांग्युआन उसके साथ इतना घुल मिलकर व्यवहार क्यों कर रहा था? क्या उसे सच में लगता था कि उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे? इसके अलावा बस 12 घंटे पहले ही तो वे लड़े थे। जिया ज़िबेई को बस ये समझ नहीं आ रहा था, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है जो हर चीज़ के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। यह अभी भी क्यूई जियांग्युआन ही था। जिया ज़िबेई मुस्कुराई, कुछ देर इंतज़ार किया और फिर फ़ोन उठा लिया। दूसरे छोर वाले ने सबक सीख लिया था। आदमी की आवाज़ ज़्यादा शांत, दबी हुई लग रही थी। मैं क्यूई जियांग्युआन हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। जिया ज़िबेई के होठों का कोना मुड़ गया। क्यूई जियांग्युआन? हाँ, हमने कल रात एक दूसरे से मुलाकात की थी। जिया ज़िबेई लगभग ज़ोर से हंसने ही वाली थी। उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की थी, उन्होंने लड़ाई की थी। हालांकि उसने यह बात नहीं कही, बल्कि पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम आज खाली हो? बाहर आओ और मुझसे मिलो। तुमसे मिलूं? हाँ, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, जिया ज़िबेई तुरंत समझ गई। वह आदमी अभी जिससे बात कर रहा था वह क्यूई जियांग्युआन ही था। कोई ज़रूरत नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें इसकी ज़रूरत कैसे नहीं है। दूसरे छोर पर क्यूई जियांग्युआन की आवाज़ अचानक तेज़ हो गई। तुम क्यूई परिवार की सदस्य हो, तुम्हें लोगों को जानना होगा, है ना? माफ़ करना, स्थिति अभी निश्चित नहीं है। मैं अभी क्यूई परिवार की सदस्य नहीं हूँ। तुम निश्चित कैसे नहीं हो? क्यूई जियांग्युआन ने जोर देकर कहा, तुम स्पष्ट रूप से हमारे क्यूई परिवार का हिस्सा हो, चिंता मत करो, जब तक तुम वापस आओगी हम सब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। इतने उत्साह के साथ जिया ज़िबेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्या ऐसा है? बेशक, उसने जोर देते हुए पुष्टि की, देखो मैं अभी तुम्हें दूसरे दोस्तों से मिलवा रहा हूँ, है ना? आ जाओ मेरे पास, यहाँ तुम्हें मिलवाने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं। कहाँ? यानयून पवेलियन में। कौन सी जगह? ताइशान सुएट। क्यूई जियांग्युआन को लगा कि वह आ रही है और वह खुश हो गया। मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं नतीजे आने से पहले वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। दूसरे पक्ष के परेशान होने का इंतजार किए बिना जिया ज़िबेई ने फ़ोन काट दिया। क्यूई जियांग्युआन ने कटे हुए फ़ोन की ओर देखा और स्तब्ध रह गया। उसने सच में मना कर दिया, तो फिर उसने पता क्यों पूछा था? फ़ोन काटते हुए क्यूई जियांग्युआन का चेहरा गंभीर था। क्या हुआ? वह कब आ रही है? उसके बगल में खड़े एक युवक ने पूछा। रहने दो, क्यूई जियांग्युआन गुस्से में था। उसने कहा कि वह नहीं आ रही है। नहीं आ रही? आदमी हैरान था। क्या तुमने उसे यहाँ की स्थिति के बारे में बताया? वह कैसे नहीं आ सकती? बेशक मैंने बताया था। क्यूई जियांग्युआन का चेहरा और भी भद्दा क्रोधित हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं उसे कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा और क्यूई परिवार की स्थिति को समझने में उसकी मदद करूंगा। तो फिर उसने मना कैसे कर दिया? आदमी को और भी अविश्वास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई परवाह नहीं है? कौन जानता है? उसने स्पष्ट रूप से मुझसे पता पूछा था, फिर वह मुकर गई और कहा कि वह नहीं आ रही है। आह युआन, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन थोड़ी नखरेबाज तुनकमिजाज है, आदमी ने मजाक किया। थोड़े नखरे से कहीं ज्यादा, क्यूई जियांग्युआन ने ठंडी आवाज में उपहास किया। कल तो उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। वह इतनी खूंखार, आदमी ने आश्चर्य किया। अचानक ये बोलने के बाद क्यूई जियांग्युआन को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया है। उसने जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की। ओह, इन बातों के बारे में बात मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि आदमी विषय बदलने को तैयार नहीं था। नहीं, बस उसके बारे में बात करो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी कोई बहन होगी और वह इतनी खूबसूरत है। इसके बारे में बात करते हुए क्यूई जियांग्युआन को भी थोड़ा गर्व महसूस हुआ। हालांकि जिया ज़िबेई उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी और उसे बाहर ले जाना चापलूसी गर्व की बात थी। इसके अलावा जिया ज़िबेई अभी तक क्यूई परिवार में वापस नहीं आई थी और उसकी स्थिति अभी भी साधारण थी। वह क्यूई जिन की तरह उसके सामने इतनी घमंडी नहीं थी, इसलिए उसका मूड अभी भी काफ़ी अच्छा था। उसके और क्यूई जिन के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके माता पिता के बीच के संबंधों के कारण ये थोड़ा प्रतिस्पर्धी था। अब ऐसी खूबसूरत बहन का होना उसके लिए काफ़ी मजबूत बढ़ावा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिताजी ने एक बेटी को छिपा रखा होगा, क्यूई जियांग्युआन ने आह भरी। जब कल रात मेरी माँ को पता चला तो उसने लगभग पूरा घर सिर पर उठा लिया था। वह काफ़ी खूंखार माँ है ना? क्यूई जियांग्युआन ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन उसे डांटा नहीं, हालांकि वह अभी भी थोड़ा काम घबरा रहा था। मेरी माँ ने पहले ही कह दिया था कि मेरे पिता बाहर मज़े कर सकते हैं, लेकिन वह किसी बच्चे को वापस नहीं ला सकते। जब अचानक एक बेटी सामने आ गई तो मेरी माँ लगभग गुस्से से पागल ही हो गई थी। आदमी सहानुभूतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन वह बेपरवाह भी था। ओह, महिलाएं वे कितनी तुच्छ छोटी सोच वाली होती हैं, भले ही कुछ और बच्चे आ जाएं, इससे तुम्हारी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यूई जियांग्युआन ने कंधे उचकाए, वैसे भी मैं एक लड़का हूँ, वह एक लड़की है। चाहे जो हो, यह मेरी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। इसके विपरीत वह मेरी मदद कर सकती है। यही क्यूई जियांग्युआन की सोच थी। हालांकि उसकी यह बहन जिया ज़िबेई बहुत अचानक सामने आई थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह कोई बुरी बात नहीं थी। वैसे भी जिया ज़िबेई एक लड़की थी। जब समय आएगा तो वह अपनी शादी के माध्यम से मदद कर सकती थी और काफ़ी उपयोगी हो सकती थी। तब वह भी अधिक सहायता प्राप्त कर सकता था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि यह लड़की बहुत आज्ञाकारी नहीं थी। यंगलेई बाद में यहाँ आएगा। क्या तुम अपनी बहन को उससे नहीं मिलवाने वाले थे? अब जब वह नहीं आ रही है तो तुम क्या करने वाले हो? क्यूई जियांग्युआन ने कंधे उचकाए, धोखा खाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा वह एक खूबसूरत लड़की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह घमंडी है। तुम्हें उसके जैसे किसी को पाने के लिए अधिक समय और प्रयास लगाना होगा। मैंने सुना है कि उसने आज उसे 999 नीले हाइड्रेंजिया दिए हैं, आदमी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। खैर, यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
क्यूई जियांग्युआन बेपरवाह लग रहा था, जब वह आएगा तो मैं बस उसे समझा दूंगा। आधे घंटे बाद गु यंगलेई आ गया। आने के बाद गु यंगलेई चारों ओर देखे बिना नहीं रह सका। वह कहाँ है? क्यूई जियांग्युआन ने कंधे उचकाए, वह नहीं आना चाहती थी। तुम कमीने, तो फिर तुमने मुझे यहाँ आने के लिए धोखा क्यों दिया? गु यंगलेई ने लगभग उसे मुक्का मार ही दिया था। शांत हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है। क्यूई जियांग्युआन ने अपना हाथ हिलाया, ये बस एक छोटी सी चुनौती है। गु यंगलेई ने कुछ देर तक काले पड़े गंभीर चेहरे के साथ उसे देखा और फिर बैठकर शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोला। मैंने आज 999 नीले हाइड्रेंजिया विमान से मंगवाने के लिए किसी को पैसे दिए थे, लेकिन वह लड़की वहां थी ही नहीं। सिप के बीच घिरा हुआ मैं किसी बेवकूफ़ की तरह लग रहा था। बाकी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। कोई बात नहीं, उन्हें देखने दो, उन्हें देखने के लिए कुछ तो दो। गु यंगलेई ने अपनी टाई खींची। तुम्हारी इस बहन का क्या चक्कर है? वह बस अचानक से कहीं से आ गई, क्यूई जियांग्युआन ने समझाया। मेरे दादाजी उसे बहुत पसंद करते हैं। सच में? भले ही वह क्यूई परिवार की सदस्य न हो, तुम उसे पसंद करते हो, है ना? क्यूई जियांग्युआन ने गु यंगलेई को आंख मारी। मुझे कहना होगा, तुम काफ़ी तेज़ हो। मैंने बस कल रात ही तुम्हें इसके बारे में बताया था और तुमने आज ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया भैया। जब इस मामले की बात आई तो क्यूई जियांग्युआन ने गु यंगलेई की गति फुर्ती की प्रशंसा की। जिया जिबेई के जन्म की कहानी के बारे में कल ही पता चला था। कल रात क्यूई जियांग्युआन ने दोस्तों के एक छोटे समूह से इसके बारे में शिकायत की थी। तभी गु यंगलेई सामने आया, जिसने कहा कि वह जिया जिबेई का पीछा करेगा, उसे पाने की कोशिश करेगा। हालांकि इसे समझना आसान था। जिया जिबेई को हर कोई जानता था जो कभी ऑनलाइन रहा हो। ऐसी खूबसूरत लड़की वास्तव में बहुत आकर्षक थी। इससे पहले भी लड़कों को जिया जिबेई में दिलचस्पी थी, लेकिन दूरी और अन्य चीज़ों के कारण वे कुछ समय के लिए उसका पीछा नहीं करना चाहते थे। अब ये जानकर कि जिया जिबेई वास्तव में क्यूई परिवार की बच्ची थी और उसमें अच्छी प्रतिभा थी, गु यंगलेई को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उसे पहले से ही जिया जिबेई में दिलचस्पी थी। अब जब जिया जिबेई वास्तव में क्यूई परिवार की संतान थी तो उसका रुतबा अलग था। इसलिए उसने तुरंत उसे पाने की कोशिश करने का फैसला किया। वह काफ़ी निर्णायक निर्णय लेने में तेज था। जब रात में उसके दिमाग में यह विचार आया तो उसने तुरंत काम किया। सबसे पहले उसने जिया जिबेई के लोगों से एक इंटरव्यू तय करने के लिए किसी को भेजा ताकि उसे टीवी स्टेशन लाया जा सके। फिर उसने तुरंत विमान से नीले हाइड्रेंजिया मंगवाए। इतने सारे नीले हाइड्रेंजिया में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। हालांकि इतनी रकम गु यंगलेई के लिए बच्चों के खेल के समान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी कोशिशों और कामों के बाद भी वह जिया जिबेई को देख तक नहीं पाएगा। अगर वह उस इंसान को देख भी नहीं पाया तो इन सब का क्या मतलब था? गु यंगलेई ने शिकायत की, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा साला बहनोई बन सकता हूं, लेकिन वह तो आई ही नहीं। बेशक एक खूबसूरत लड़की को पाने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। क्यूई जियांग्युआन ने उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अवसर पैदा करूंगा। बेहतर होगा कि तुम इसे मत भूलना। गु यंगलेई ने उसे घूर कर देखा। बेशक मैं नहीं भूलूंगा। क्यूई जियांग्युआन ने तुरंत सिर हिलाया। हम फायदे की स्थिति विन विन सिचुएशन में हैं। गु यंगलेई क्यूई जियांग्युआन का छोटा मौसेरा भाई था और उनकी माताएं बहनें थीं। गु परिवार भी एक प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार था। हालांकि गु परिवार का बहुत पहले ही पतन हो चुका था। अब गु परिवार की तुलना क्यूई परिवार से नहीं की जा सकती थी। फिर भी कहते हैं ना कि एक टूटे हुए जहाज में भी कुछ कीलें बची होती हैं, गिरकर भी बहुत कुछ बचा होता है। हालांकि गु परिवार क्यूई परिवार और अन्य प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन साधारण परिवारों की तुलना में उनके पास अभी भी गर्व करने लायक कुछ पूंजी थी। अगर गु यंगलेई और जिया जिबेई एक साथ होते तो ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा होता। कल रात क्यूई जियांग्युआन ने जिया जिबेई की ताकत देखी थी। अगर जिया जिबेई क्यूई परिवार में पली बड़ी होती तो वह परिवार के मुखिया पद के लिए सबसे अनुकूल दावेदार होती। आखिरकार एक महिला भी क्यूई परिवार की मुखिया हो सकती थी। हालांकि जिया जिबेई क्यूई परिवार में बड़ी नहीं हुई थी। वह क्यूई परिवार में बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास समान संसाधन और लोगों के साथ समान संबंध नहीं थे। इसलिए भले ही जिया जिबेई प्रतिभाशाली थी, एक बार जब वह क्यूई परिवार में वापस आ जाती, अगर दूसरे उसे फंसाने गिराने की कोशिश करते तो शायद वह पलटवार न कर पाती। हालांकि अगर वह क्यूई जियांग्युआन के साथ काम करती तो यह बहुत आसान होता। क्यूई जियांग्युआन का भी क्यूई जिकियांग जैसा ही विचार था। जब तक वे जिया जिबेई को मजबूती से नियंत्रित करते, उनके पास जीतने की अधिक निश्चितता और आत्मविश्वास होता। इस मामले में जिया जिबेई को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक आदमी से मिलवाना था। महिलाएं भावुक होती थीं और जब तक उनके मन में किसी आदमी के लिए भावनाएं होतीं, वे उसे नहीं छोड़तीं।
इसलिए क्यूई जियांग्युआन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को चुना, जो उसका मौसेरा भाई था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गू परिवार का विकास बहुत अच्छा नहीं रहा था, फिर भी परिवार की नींव मजबूत थी। जब समय आएगा और जिया जिबेई गू परिवार में शादी करेगी, तो वह दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाने वाला पुल माध्यम बन जाएगी। क्यूई जिकियांग और क्यूई जियांग्युआन जिया जिबेई के रूप में अपनी उत्कृष्ट बेटी और बहन के साथ परिवार के मुखिया कुलपति का पक्ष समर्थन प्राप्त कर सकते थे और उनके पास अधिक संसाधन हो सकते थे। गू परिवार के पूर्ण समर्थन से वे क्यूई जियान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। तब तक क्यूई जिकियांग परिवार का मुखिया बन सकता था। जहां तक गू परिवार का सवाल है, वे भी क्यूई जिकियांग का समर्थन बैकिंग प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये सभी के लिए फायदे का सौदा होगा। कितना अद्भुत! जहां तक जिया जिबेई की बात है, उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। गू यंगलेई की पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां बहुत अच्छी थीं। अगर वह सार्वजनिक रूप से घोषणा करता कि वह शादी करना चाहता है, तो बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पड़ जातीं। हर बार जब वह सामने आता था, तो हमेशा लड़कियों का एक झुंड उस पर शोर मचाता, मर मिटता था। एक नाजायज़ बेटी के रूप में जिया जिबेई की स्थिति के साथ गू यंगलेई के साथ होना उसके लिए एक ईश्वरीय वरदान होगा। जिया जिबेई बिना किसी पृष्ठभूमि वाली महज एक छोटी स्टार अभिनेत्री थी। निश्चित रूप से वह ग्लैमरस आकर्षक थी और हर कोई उसे जानता था, लेकिन अगर आप वास्तव में धन की तुलना करें, तो वह उनके परिवार की बराबरी कैसे कर सकती थी? तो जिया जिबेई सिंड्रेला की तरह थी। उन्होंने सोचा कि अगर उसे इस अवसर के बारे में पता चलता, तो वह बहुत खुश होती। उन्हें आश्चर्य हुआ, उनकी अच्छी योजना के बाद भी अंत में जिया जिबेई जाल में नहीं फंसी। फूल भेजे गए, लेकिन वह नहीं आई। उन्होंने उसे आमंत्रित किया, लेकिन उसने मना कर दिया। गू यंगलेई थोड़ा परेशान था। हालांकि इसने उसमें और अधिक दिलचस्पी भी जगा दी थी। अगर जिया जिबेई आसानी से मिल जाती, तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण होने की आवश्यकता थी। ठीक है, तुम्हें बाद में और भी मौके मिलेंगे, क्योंकि जियांग्युआन ने गू यंगलेई का कंधा थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। मैं तुम्हारे लिए और अवसर पैदा करने का वादा करता हूं, ठीक है? तुम्हें ये याद रखना होगा। गू यंगलेई ने अपना गिलास उठाया और उसकी ओर सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम तुम्हें तरकीबें विचार सोचने में मदद करेंगे। पहले वाले दूसरे व्यक्ति ने भी उन पर अपनी भौहें उठाईं। सही कहा। अरे तुम! गू यंगलेई को तुरंत दिलचस्पी हुई और वह उस आदमी के बगल में बैठ गया। हान जियांग, तुम्हारे परिवार की वह तरकीब क्या थी भला? क्या कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? खैर, हान जियांग मुस्कुराया और एक पल के बाद उसने सिर हिलाया। जब तक सामने वाला व्यक्ति दवा ड्रग ले लेता है, स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। इन शब्दों ने गू यंगलेई और क्यूई जियांग्युआन दोनों को उत्साहित कर दिया। सच में? वह दवा क्या है? मेरे पास है। हान जियांग ने आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराना जारी रखा। हालांकि ये तुम्हें नहीं दी जा सकती। तुम बदमाश कमीने, क्या हम अच्छे भाई दोस्त नहीं हैं? दे दो इसे। हान जियांग ने एक रहस्यमयी चेहरा बनाया। खैर, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें क्या चाहिए? गू यंगलेई तुरंत उसका मतलब समझ गया। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। हान जियांग हंसा। हम भाई हैं, मैं ऐसी मांग कैसे कर सकता हूँ? तुम कमीने! गू यंगलेई पास आया और उसके गले लग गया। जल्दी करो, वरना आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसे तुम्हें देना नहीं चाहता, ये सच में इतना आसान नहीं है, हान जियांग ने संघर्ष करने का नाटक करते हुए कहा। यह इतना आसान कैसे नहीं है? क्या चल रहा है? क्यूई जियांग्युआन भी पास आ गया। इसे हमें देने के लिए तुम क्या लोगे? एस सिटी में मेरी कंपनी के थोड़े से शेयर। गू यंगलेई ने तुरंत कहा। हालांकि तुम्हें मुझे कुछ और गोलियां देनी होंगी। मैं तुम्हें केवल एक ही दे सकता हूं, हान जियांग ने गंभीरता से कहा। ये चीजें यूं ही किसी को नहीं बांटी जा सकती। अगर हम अच्छे दोस्त न होते, तो मैं इसे साझा नहीं करता। धत, मैं तुम्हारे साथ अपनी कंपनी भी साझा कर रहा हूं, और तुम मुझे सिर्फ एक गोली दे रहे हो। तुम मेरे दोस्त हो या नहीं? गू यंगलेई खुश नहीं था। एक ही काफ़ी है, ठीक है? हान जियांग ने जल्दी से समझाया। बस एक ले लो, और फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। उसने एक अश्लील गंदी मुस्कान दी जिसे हर कोई समझ गया और उसने आंख मारी। जो मैं चाहूं वह करूं। गू यंगलेई तुरंत उत्साहित हो गया। मैं जो चाहूं वह कैसे कर सकता हूं? ये तुम पर निर्भर है। हान जियांग ने विस्तार से नहीं बताया। हालांकि ये दवाएं जोड़े में काम करती हैं। यदि तुम निश्चित नहीं हो कि यह किसके लिए है, तो तुम इसका अंधाधुंध बिना सोचे समझे उपयोग नहीं कर सकते। एक जोड़ा? हाँ। हान जियांग ने उसका हाथ दूर धकेला और आलस से सोफे पर टिक गया। चूंकि तुम मेरे भाई हो, बेशक मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भला हो। दो लोगों को इस तरह की दवा लेने की जरूरत होती है। दूसरा व्यक्ति जो गोली लेता है, वह तुम्हें साधना कल्टीवेशन शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है, उसने अपनी भौहें मटकाते हुए कहा।
जैसा कि आह्युआन ने कहा, अगर उसकी बहन इतनी अच्छी है तो तुम्हें और भी अधिक लाभ मिल सकते हैं। साधना कल्टीवेशन। गु यंगलेई और क्यूई जियांग्युआन ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की दिलचस्पी जग गई थी। हम साधना कैसे करते हैं? ये रोमांचक लग रहा था। यांग पुरुष ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यिन स्त्री ऊर्जा की साधना, शोषण करना। हान जियांग ने इन बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए इस तरह की बात बहुत आम थी, इतनी आम कि उसे परवाह ही नहीं थी। वाह, वे दोनों हैरान थे। उन्होंने वास्तव में पहले सुना था कि हान परिवार के पास इस तरह की क्षमता थी, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह आश्वस्त निश्चित नहीं हुए थे। अब हान जियांग ने खुद इसे स्वीकार कर लिया था, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। हालांकि ये तभी काम करेगा जब तुम लोग भी ये गोलियां लोगे। आखिरकार हर किसी का शारीरिक गठन हार्थ भट्टी ऊर्जा का स्रोत जैसा नहीं होता है। हार्थ भट्टी जैसा शरीर। इस नए वाक्यांश ने उनकी दिलचस्पी बढ़ा दी। एक हार्थ को विशेष रूप से उपयोग करने के लिए तैयार विकसित किया जाता है। हमारे परिवार में बहुत सारे हार्थ हैं। वे सभी लड़कियां हैं, युवा और सुंदर, और कई का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उसके वर्णन में वे लड़कियां महज वस्तुएं, चीजें थीं जो बिल्कुल भी उसके योग्य नहीं थीं, इंसानों जैसा व्यवहार किए जाने की तो बात ही छोड़िए। उसकी राय में ये हार्थ केवल साधारण वस्तुएं थीं जिन्हें वे दूसरों को दे सकते थे या खुद उनका उपयोग कर सकते थे। हालांकि वे आमतौर पर दूसरों को दिए जाते थे ताकि वे अपने परिवारों के लिए अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ये हार्थ आमतौर पर उनकी बहनों की बेटियां होती थीं, और वे अभी तक इस बिंदु पर नहीं पहुंचे थे। गु यंगलेई और क्यूई जियांग्युआन को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा। उनकी राय में अन्य लोग, विशेषकर लड़कियां, उनकी सेवा करने के लिए ही थीं। वैसे भी उनके पास आमतौर पर गर्लफ्रेंड्स की कोई कमी नहीं होती थी। अब वे इस तरह की चीज़ से फ़ायदा उठा सकते थे, इसलिए यह बिल्कुल उत्तम परफेक्ट था। तो क्या हमें एक हार्थ मिल सकती है? अंदर आदमी खुशी खुशी बात कर रहे थे, यह नहीं जानते थे कि कमरे के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। जिया जिबेई ने अपना रूप एक युवा लड़के के रूप में बदल लिया था और काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही। वह बस दीवार के सहारे टिकी हुई थी, हाथ में सेल फोन लिए हुए, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। वहां से गुजरने वाले वेटर उसे अजीब नज़रों से देखते और फिर चले जाते। वह कुछ नहीं कर रहा था, बस दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसे भगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ़ोन की स्क्रीन चालू थी, तो कौन जाने, शायद उसका दिमाग उसी पर केंद्रित था। जिया जिबेई ने पहले क्यूई जियांग्युआन से उनके स्थान, लोकेशन के बारे में पूछा था और फिर भागकर यहां आ गई। वह बस उस व्यक्ति की पहचान जानना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां आने के बाद उसे इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी मिलेगी। वह सोच रही थी कि गु यंगलेई अचानक उसे पाने की कोशिश करने कैसे आ गया। तो ये सब क्यूई जियांग्युआन का किया धरा था। इतना ही नहीं, वे हान परिवार से भी जुड़े हुए थे। हान जियांग की बातों ने उसे भी सतर्क कर दिया था। हान परिवार के पास ये दवा थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि झांग यिकी का उपयोग एक हार्थ के रूप में किया जा रहा था। झांग यिकी ने ज़रूर ये दवा ली होगी। इसलिए अंदर की बातचीत सुनने के बाद भी वह नहीं गई, बल्कि बाहर खड़ी रही। पास से गुजरने वाले वेटर और भी ज्यादा निःशब्द थे। वह क्या करना चाहता था? वह इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ा था? हर कोई मन ही मन बड़बड़ा रहा था, लेकिन वे उसे भगाने के लिए आगे नहीं गए। 10 मिनट बाद अंदर मौजूद लोगों ने अंततः पर्याप्त बात कर ली थी और किसी ने उन्हें बुलाया था, इसलिए वे तितर बितर हो गए चले गए। उनके जाने से पहले जिया जिबेई भी चली गई। हान जियांग द्वारा दी गई छोटी बोतल पकड़े हुए गु यंगलेई खुद से इतना खुश था कि वह एक छोटा सा गाना गुनगुनाने से खुद को नहीं रोक सका। अगर जिया जिबेई ये दवा ले लेती तो वह साधना कल्टीवेशन के लिए उसका उपयोग करने में सक्षम होता। यदि जिया जिबेई में सचमुच उस प्रकार की क्षमता थी, तो वह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगी। गु यंगलेई भी एक कल्टीवेटर साधक था, लेकिन उसकी प्रतिभा साधारण ही थी। उसने बचपन में ही साधना शुरू कर दी थी और अब 20 के दशक में उसे अपने परिवार में केवल मध्यम स्तर का माना जाता था। अगर हान जियांग सही था तो वह जल्द ही उत्कृष्ट बेहतरीन हो जाएगा। बोतल लेकर चलते हुए वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जब वह पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो अचानक कोने से एक लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। वह पीछे हटा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए और बोतल उसके हाथ से गिर गई। सॉरी सॉरी सॉरी, उससे टकराने वाले उस किशोर ने बार बार माफ़ी मांगी और उसकी बोतल उठाने के लिए दौड़ा। क्या तुम अंधे हो? गु यंगलेई ने बोतल ले ली, उसका चेहरा अप्रिय गुस्से वाला था। वह उसे कुछ और डांटना चाहता था, लेकिन वह किशोर पहले ही जल्दबाजी में भाग चुका था। लानत है, क्या तुम्हें पुनर्जन्म लेने मरने की इतनी जल्दी है? उसने एक भद्दे चेहरे के साथ गाली दी, फिर अपने हाथ में बोतल को देखा और उसे घबराहट में ऊपर नीचे पलटा। सौभाग्य से बोतल अपेक्षाकृत मजबूत थी। भले ही यह जमीन पर गिर गई थी, लेकिन इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी।
तब जाकर उसने राहत की सांस ली और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। उसने बोतल को बैग में ठूंसा, फिर कार में बैठा और चला गया। आधे रास्ते में एक लाल बत्ती रेड लाइट आ गई। उसने कार रोकी और बोतल बाहर निकाली। वह अंदर की गोलियों को करीब से देखना चाहता था। जब उसने इसे खोला तो उसकी मुस्कान जम गई। गोलियां कहाँ थीं? उसने अविश्वास के साथ बोतल को हिलाया और कुछ भी बाहर नहीं आया। उसने ध्यान से बोतल को देखा, लेकिन वह खाली थी। इसने उसे स्तब्ध कर दिया। गोलियां कहाँ थीं? जाहिर है पहले अंदर गोलियां थीं। जब उसने ध्यान से पीछे के बारे में सोचा तो उसने गहरी सांस ली। ये वही बच्चा था जिसने गोलियां बदल दी थीं। ये सोचकर गु यंगलेई ने एक्सीलेटर गैस पर पैर रख दिया। धमाका! उसकी कार सीधे उसके सामने वाली कार से टकरा गई, जिससे तुरंत समस्याओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। जिया जिबेई को गोलियां मिलने के बाद उसने अपना रूप बदला और वापस कियाओ घर चली गई। जब वह कियाओ घर लौटी तो कियाओ यानजुए भी वहीं था। वे दोनों कमरे में रुके और गोलियों के बारे में चर्चा करने लगे। ये हान परिवार की गोलियां हैं। कियाओ यानजुए ने गोलियों को देखा और उत्सुक हुआ। हाँ, जिया जिबेई ने सिर हिलाया। झांग यिकी ने शायद इसी तरह की गोली ली थी ताकि उसे साधना कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसे पहले भी यह अजीब लगा था। झांग यिकी बस एक साधारण इंसान थी, तो उसे निशाना कैसे बनाया जा सकता था? यह जरूरी नहीं था कि उसका शारीरिक गठन हार्थ भट्टीक जैसा ही हो, तो फिर उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था? अब जाकर उसे एहसास हुआ कि इस तरह की भी गोलियां होती हैं। इन गोलियों को लेने के बाद किसी का भी इस्तेमाल दोहन किया जाना संभव था। इसके अलावा इन गोलियों को लेने के बाद हर दिन व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा और खराब होता जाता था और कोई भी उपचार दवा इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। हान परिवार। कियाओ यानजुए को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हान परिवार बहुत ही निर्दयी बेरहम था। मैं पहले इसका अध्ययन करूंगी, जिया जिबेई ने कहा। जब तक वह इन गोलियों का अध्ययन करेगी, वह इनका तोड़ प्रभाव को बेअसर करने का तरीका ढूंढ सकती थी। अगर इसे तोड़ने का कोई तरीका मिल गया तो वह हान परिवार को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देगी। बढ़िया, कियाओ यानजुए ने पूर्ण समर्थन के साथ कहा। दोपहर में जिया जिबेई का फोन बजा। वह क्यूई जियान था। लिटिल जिया, लिटिल बेई, क्या तुम यहाँ आने के लिए खाली हो? नतीजे आ गए हैं। क्यूई जियान का लहजा थोड़ा उत्सुक था। नतीजे आ गए? इतनी जल्दी? जिया जिबेई को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे यह सामान्य लगा। क्यूई परिवार की ताकत को देखते हुए इतनी जल्दी नतीजे आना सामान्य बात ही थी। नतीजे प्राप्त करने के लिए उनके पास एक दिन का समय काफ़ी था। इसके अलावा क्यूई जियान की प्रतिक्रिया देखकर नतीजों का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हाँ, नतीजे आ गए हैं। यहाँ आ जाओ, या मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज दूँ? नहीं, मैं खुद ही वहाँ आ जाऊंगी, जिया जिबेई ने कहा। ठीक है, तो हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। फ़ोन काटने के बाद जिया जिबेई ने कियाओ यानजुए की ओर देखा। नतीजे आ गए हैं। तुम अभी वहाँ जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिया जिबेई थोड़ी झिझक रही थी। मेरा अकेले जाना ही बेहतर है। पहले मुझे चीज़ें समझने दो और फिर तुम आ सकते हो। हालांकि कियाओ यानजुए उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन इस समय उसका क्यूई परिवार के घर जाना सही नहीं लग रहा था। मुझे चलने दो, कम से कम मैं किसी भी स्थिति पर नज़र रखने में तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ। कियाओ यानजुए अपने फैसले पर दृढ़ अटल था। ये ठीक है, जिया जिबेई ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा वह सच में कियाओ यानजुए का उनसे परिचय कराना चाहती थी। उसकी सहमति मिलने के बाद कियाओ यानजुए को राहत मिली। तो वे दोनों गाड़ी से क्यूई परिवार की ओर चल पड़े। जब वे क्यूई परिवार के परिसर कंपाउंड में पहुंचे तो कियाओ यानजुए के भाव थोड़े बदल गए। निश्चित रूप से क्यूई परिवार और कियाओ परिवार के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ये 100 सालों की विरासत थी। कियाओ परिवार अभी नया नया अमीर हुआ था और उनकी क्यूई परिवार से कोई तुलना नहीं थी। यहाँ घास का हर तिनका और हर पेड़ ये दर्शाता था कि क्यूई परिवार कितना असाधारण था। थोड़ी देर अंदर चलने के बाद उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ये जगह बहुत अलग लग रही है। जिया जिबेई ने सिर हिलाया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा है और यह बहुत घनी सघन है। यहाँ की आभा बहुत प्रचुर मात्रा में थी और कियाओ यानजुए इसे महसूस कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में खींचा और फिर उसके शरीर की ऊर्जा ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, जो साफ और चमक रही थीं। यह एहसास सच में बहुत अलग था। जिया जिबेई ने कियाओ यानजुए का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। कमरे में मुखिया और कई अन्य लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जिया जिबेई को देखकर क्यूई जिकियांग की आंखें चमक उठीं। जब उसने उन दोनों को हाथों में हाथ डाले देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया, उतर गया।
तुम कौन हो? युवा जोड़े के हाथों को एक दूसरे में गुंथा देखकर क्यूई की आंख का चेहरा उतर गया था। अगर वहां बूढ़ा आदमी मुखिया न होता तो वह तुरंत आगे बढ़कर उन्हें अलग कर देना चाहता था। ये लड़का कौन था? उसकी इस तरह जिया ज़िबेई का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। जिया ज़िबेई ने उनके हाथ ऊपर उठाए और सबसे कहा। बॉयफ्रेंड? क्यूई जियान और लिंग जियो को छोड़कर हर कोई हैरान था। जिया ज़िबेई की उम्र ही क्या थी? उसका अभी से बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता था? इसके अलावा वह अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ भी ले आई थी। कैसा बॉयफ्रेंड? क्यूई की आंख परेशान दिख रहा था। तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या तुम रिश्तों के बारे में कुछ भी जानती हो? बेहतर होगा कि तुम ब्रेकअप रिश्ता खत्म कर लो। उसने आगे कहा, ब्रेकअप करने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर आदमी ढूंढूंगा। जब ये शब्द बाहर आए तो जिया ज़िबेई और कियाओ यानजुए दोनों के चेहरे काले पड़ गए, गंभीर हो गए। एक बेहतर आदमी ढूंढने से उसका क्या मतलब था? अगर कियाओ यानजुए को यह नहीं पता होता कि वह उम्रदराज आदमी क्यूई परिवार का है तो शायद कियाओ यानजुए ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया होता। ये पहली बार था जब उसे ऐसी घुटन भरी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा था। हालांकि यहाँ जो लोग खड़े थे वे जिया ज़िबेई के बड़े बुजुर्ग थे। भले ही वह खुश नहीं था लेकिन वह परेशान भी नहीं दिख सकता था। हालांकि जिया ज़िबेई ने उसकी तरफ से बात की। कोई ज़रूरत नहीं, हम ठीक हैं। जिया ज़िबेई ने क्यूई की आंख के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। मेरे मामलों को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्यूई की आंख तुरंत घबरा परेशान हो गया। मैं तुम्हारा पिता हूँ, बेशक मुझे तुम्हारी परवाह करनी होगी। क्या नतीजे आ गए हैं? बेशक क्यूई की आंख खुश और उत्साहित था। तुम मेरी असली बेटी हो। उसने अपने हाथ में मौजूद पहचान पत्र रिपोर्ट भी उसे सौंप दिया, खुद ही देख लो। जिया ज़िबेई ने एक नज़र डाली और उसकी आंखें अंतिम पहचान परिणामों पर केंद्रित हो गईं। दोनों नमूनों सैंपल्स के नतीजे वास्तव में पिता पुत्री के संबंध की पुष्टि करते थे। इस नतीजे ने उसे थोड़ा जटिल उलझन में महसूस कराया। थोड़ी प्रतिरोधी विरोध की भावना और थोड़ा अवर्णनीय रूप से अप्रत्याशित। वह नतीजे से हैरान नहीं थी लेकिन उसने इसे स्वीकार भी नहीं किया था। देखो, तुम मेरी असली बेटी हो। क्यूई की आंख फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी को इन इतने सालों के लिए बहुत खेद है। क्यूई की आंख की आंखों के कोनों में नमी को देखकर जिया ज़िबेई के भाव अपरिवर्तित रहे। ये भाव थोड़ा झूठा था और बहुत दिखावटी लग रहा था। आखिरकार जिया ज़िबेई एक अभिनेत्री थी और वह भी एक अच्छी अभिनेत्री, इसलिए क्यूई की आंख का अभिनय देखना बहुत अप्रिय लग रहा था। इस तरह का घटिया अभिनय अगर कभी दिखाया गया तो दर्शकों द्वारा बुरी तरह नकारा जाएगा। हालांकि क्यूई की आंख को लगा कि उसका अभिनय बहुत ही दिल से किया गया था और उसने जिया ज़िबेई को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। हालांकि इससे पहले कि वह करीब आ पाता, जिया ज़िबेई ने चकमा दे दिया, नीचे झुक गई। वह उसे गले नहीं लगा पाया और उसके भाव जम गए। हालांकि वह ज़्यादा देर तक शर्मिंदा नहीं रहा। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और आंखों में आंसू लिए जिया ज़िबेई की ओर देखा। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। जिया ज़िबेई ने उसके झूठे प्रदर्शन को देखा और मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। वह इस नतीजे पर तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक वह व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच न कर ले। ये सोचकर उसने कियाओ यानजुए का हाथ छोड़ दिया, आगे बढ़ी और क्यूई की आंख को गले लगा लिया। उसके उत्साह ने क्यूई की आंख को स्तब्ध कर दिया। क्या उसने अभी अभी उसे गले लगाने से परहेज नहीं किया था? अचानक उसका मन फिर से क्यों बदल गया? उसे अपने सिर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके बाल खींचे जा रहे हों, लेकिन जिया ज़िबेई के गले लगने के बाद उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब तक उसने जिया ज़िबेई को वापस गले लगाने की कोशिश की तब तक वह पीछे हट चुकी थी। क्यूई की आंख अब बहुत उलझन में था। जिया ज़िबेई वापस आए और उसने आसपास की भीड़ को देखा। सभी के भाव जटिल थे। मुखिया ने पिता और पुत्री के इस सुखद पुनर्मिलन को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बस पता था कि जिया ज़िबेई निश्चित रूप से उनके क्यूई परिवार की ही बच्ची थी। केवल क्यूई परिवार के बच्चे ही इतने अच्छे हो सकते थे। हालांकि जब उसने जिया ज़िबेई के बगल में कियाओ यानजुए को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। बेई, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये किस परिवार से है? खैर, यह मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम कियाओ यानजुए है। इसकी माँ सुश्री मिसेज लियू हैं, जो कल मेरे साथ आई थीं। जिया ज़िबेई ने शालीनता से अपने बॉयफ्रेंड का परिचय कराया। ओह, तो ये कियाओ परिवार का बच्चा है। बूढ़े आदमी ने समझ में आते हुए हैरानी से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका कियाओ परिवार के साथ ज़्यादा लेन देन व्यवहार नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कियाओ परिवार के बारे में नहीं जानता था। 20 से 30 साल पहले कियाओ परिवार ने अभी तक कोई बड़ी संपत्ति नहीं बनाई थी, लेकिन हाल के वर्षों में कियाओ परिवार ने बहुत अच्छी तरह से विकास प्रगति किया था।
हालांकि वह परिवार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, इसकी तुलना उनके परिवार से नहीं की जा सकती थी। हालांकि कियाओ यानजुए ठीक लग रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी को अभी भी उसके लिए तरस आ रहा था। और किसी बात का जिक्र न भी करें तो जिया ज़िबेई जैसी उत्कृष्ट प्रतिभा का कियाओ यानजुए के साथ होना एक बर्बादी ही होगी। जिया ज़िबेई की प्रतिभा को देखते हुए उसे किसी अन्य परिवार से एक समान रूप से प्रतिभाशाली आदमी खोजना चाहिए, ताकि वह एक मजबूत संयोजन गठबंधन का हिस्सा बन सके। हालांकि उसने ये सीधे तौर पर नहीं कहा। जिया ज़िबेई आज कियाओ यानजुए को यहाँ लाई थी, जिसका मतलब था कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसी परिस्थितियों में अगर वह उससे रिश्ता तोड़ने ब्रेकअप करने के लिए कहता तो उसे बदले में केवल एक विद्रोही रवैया ही मिलता। हालांकि जहां बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, वहीं क्यूई जेकियांग असंतुष्ट था। बेई, तुमने पहले कठिन समय का सामना किया है, इसलिए तुम केवल साधारण लड़कों को ही ढूंढ सकी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब तुम पहले से ही क्यूई परिवार की बच्ची हो, इसलिए तुम्हें इस तरह अपने स्तर से नीचे गिरने समझौता करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, पिताजी तुम्हारे लिए एक बेहतर आदमी ढूंढेंगे। इन शब्दों ने कियाओ यानजुए का चेहरा काला कर दिया, उसके चेहरे पर गुस्सा ला दिया। बार बार अपमानित होने पर कौन खुश हो सकता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जिया ज़िबेई फिर से आगे आ गई। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। उसने शांत आंखों से चारों ओर देखा। भले ही मैं क्यूई परिवार की बच्ची हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग मेरे मामलों को निर्देशित कर सकते हैं, मुझे हुक्म दे सकते हैं, खासकर मेरे अपने रिलेशनशिप के बारे में। जैसे ही ये प्रभावशाली कठोर शब्द बाहर आए, बाकी सभी के चेहरे बदल गए। कमरे में सफ़ेद बालों वाला एक उम्रदराज आदमी बुजुर्ग भी था, जो इन शब्दों से आहत नाराज हो गया था। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? उस बुजुर्ग का चेहरा सख्त था और वह बहुत गंभीर लग रहा था। वह निराश दिख रहा था और बहुत नाखुश था। तुम हमारे क्यूई परिवार की बच्ची हो, तुम तो क्या? जिया ज़िबेई ने पलटकर जवाब देते हुए इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं की कि वह एक बुजुर्ग था। भले ही मैं क्यूई परिवार की सदस्य हूं, लेकिन क्या मैंने कभी आपके घर का एक दाना भी खाया है? अब आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। आपको ये योग्यता हक किसने दी? बेई लिंगजियो ने घबराहट में उसे पुकारा, उसका चेहरा चिंता से रंगा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया ज़िबेई वापस आते ही इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी। सफ़ेद बालों वाला आदमी क्यूई परिवार का बुजुर्ग एल्डर था। क्या एक जूनियर छोटी के रूप में उसका उनसे ये बातें कहना अपमानजनक नहीं था? क्यूई परिवार के बुजुर्गों के पास बहुत सारे संसाधन पावर अधिकार थे। उन्हें नाराज करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। क्यूई जियान भी थोड़ा चिंतित था। वह जिया ज़िबेई और कियाओ यानजुए के रिश्ते के बारे में जानता था और वह जानता था कि वे बहुत करीब थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया ज़िबेई वापस आते ही बुजुर्गों को नाराज़ कर देगी। हालांकि उसने जो कहा वह सही था, लेकिन यह आसानी से बुजुर्गों को क्रोधित कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुजुर्ग ने मेज पर जोर से हाथ मारा और उसे घूर कर देखा, और उसका अधिकार दबदबा एक ही बार में बाहर आ गया। अगर कोई और होता तो वे शायद अब तक घुटनों के बल गिर चुके होते, लेकिन जिया ज़िबेई शांति से खड़ी रही। मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? जिया ज़िबेई बिल्कुल भी नहीं डरी। भले ही आप मेरे बुजुर्ग बड़े हैं, लेकिन आप इतने बेशर्म नहीं हो सकते, है ना? इन बुजुर्गों का सामना करते समय भी वह घबराई नहीं। ये बुजुर्ग काफ़ी बूढ़े थे और वह काफ़ी ताकतवर भी होने चाहिए। हालांकि वे चाहे कितने भी अच्छे ताकतवर क्यों न हो, फिर भी वे उन विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स से बेहतर नहीं थे जिनका सामना उसने फैंटेसी महाद्वीप में किया था। उस समय जब वह बहुत मजबूत विशेषज्ञों से मिली थी, तो वह पीछे हटे बिना डटी रही थी। इन बुजुर्गों की ताकत अब उसकी अपनी ताकत से बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, फिर भी वे उसके सामने अपनी हैसियत रुतबे का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बस बहुत ही हास्यास्पद बकवास था। उसे इतने दृढ़ अटल रवैये के साथ देखकर कियाओ यानजुए का दिल गर्मजोशी से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया ज़िबेई उसके साथ खड़े होने के लिए इतनी दृढ़ संकल्पित होगी। इस पल उसका दिल असीम अनंत साहस से भर गया। जब तक जिया ज़िबेई उसका हाथ नहीं छोड़ती, वह हार नहीं मानेगा। हालांकि पहले उसे इन बुजुर्गों की आभा दबदबा डरावनी लगी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को इसके अनुकूल ढाल लिया। वे बस ऐसे बूढ़े लोग थे जिन्हें कब्र में दफनाया जाने वाला था, और शायद उनके नकली दांत भी थे, तो इसमें डरने की क्या बात थी? इसके अलावा अगर उसने थोड़ी सी भी घबराहट, डर दिखाई, तो निश्चित रूप से उसे और भी अधिक नापसंद किया जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से खुद को संभाला और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी दबी हुई मुस्कान थी। बदतमीज बुजुर्ग जिया ज़िबेई के रवैये पर इतने क्रोधित थे कि वे अपने पैरों पर उछल पड़े और अपने हाथ में पकड़ी छड़ी वॉकिंग स्टिक को उस पर दे मारना चाहते थे। भाई जियांग, शांत हो जाए। मुखिया ने स्थिति को शांत करने के लिए जल्दबाजी में कदम बढ़ाया। वे बच्चे हैं, वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। ऐसा मत। मैं पहले से ही एक वयस्क बालिग हूँ।
जिया ज़िबेई ने मुखिया के अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं किया और खुद को ऐसा दिखाया जिससे उलझना मुश्किल हो। इसके अलावा मुझे पहले से ही पता है कि कैसा व्यवहार करना है। उसने भीड़ वहां मौजूद लोगों के चारों ओर देखा। मैं क्यूई परिवार में वापस जा सकती हूँ, लेकिन केवल तभी जब मैं अपने मामलों के बारे में अपना फैसला खुद करूंगी। अन्यथा मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें वापस आने के लिए भीख मांग रहे हैं? बुजुर्ग और भी अधिक क्रोधित थे। इस लड़की की इतनी बेलगाम उद्दंड होने की हिम्मत कैसे हुई? अपने जीवन के इतने सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने इतने ढीठ बच्चे को देखा था, और वह भी एक लड़की। ये बस उन्हें आग बबूला कर रहा था। हाजिया ज़िबेई हंसी। आप लोगों ने मुझसे वापस आने की भीख नहीं मांगी और मैंने वापस आने की भीख नहीं मांगी। इसलिए आइए ठीक से बात करें, शर्तें तय करें। अन्यथा मेरे लिए वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उसे इतना सख्त रवैया अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने कियाओ यानजुए का मजाक उड़ाया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। वे उसकी पसंद नज़र का मजाक उड़ा रहे थे। जब वह और कियाओ यानजुए पहले एक साथ थे तो कियाओ यानजुए का रुतबा हैसियत उससे कहीं अधिक मजबूत पड़ा था। अब उन दोनों ने अपना रुतबा बदल लिया था, अदला बदली कर ली थी, और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। क्या इन लोगों को सच में लगता था कि सिर्फ इसलिए कि वे उसके खून के रिश्तेदार बुजुर्ग हैं, वे उसे बता सकते हैं कि उसे क्या करना है? जिया ज़िबेई इतने सालों तक जी चुकी थी और लंबे समय से जीवन के प्रति उसका अपना रवैया था। वह अपने मामले खुद संभालती थी, यहाँ तक कि उसके माता पिता और बुजुर्ग भी उसके मामलों को निर्देशित उन पर हुक्म नहीं कर सकते थे। अगर वह ऐसा रवैया नहीं अपनाती तो बाद में उनके द्वारा उसे कुचल दिया, दबा दिया जाता। वह उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देगी। वह बुजुर्ग उसके रवैये पर इतने क्रोधित थे कि उनके सीने में दर्द होने लगा। अगर वहां मुखिया मौजूद नहीं होता तो शायद वे उसे पीटने के लिए पहले ही आगे बढ़ चुके होते। भले ही जिया ज़िबेई की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन इस तरह का रवैया बहुत घिनौना, असहनीय था। मैं बस अपना पक्ष, स्थिति बता रही हूँ। अगर आपको ये स्वीकार नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिया ज़िबेई बिल्कुल भी झेमपी शर्मिंदा नहीं थी। उसे क्यूई परिवार में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत वह खुद वापस आना चाहती थी। इससे कहीं अधिक क्यूई परिवार चाहता था कि वह वापस आए। आखिरकार वह बहुत प्रतिभाशाली थी और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कौन नहीं चाहेगा कि वह वापस आए? स्थिति को बद से बदतर होते देख क्यूई जियान ने स्थिति को शांत करने के लिए जल्दबाजी में कदम बढ़ाया। अरे सब लोग शांत हो जाए, इस पर बात करते हैं। उसने जिया ज़िबेई और कियाओ यानजुए की ओर सौम्य विनम्र रवैये के साथ देखा। तुम लोग यहाँ इतनी देर से खड़े हो, पहले बैठ जाओ और थोड़ा पानी पी लो। फिर उसने बुजुर्ग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जियांग, परेशान न हो। बेई का कोई बुरा इरादा नहीं है। आप एक उदार, बड़े दिल वाले बुजुर्ग हैं। बच्चों से नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम आज इन बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना? चूंकि उसने सभी को शांत करने की कोशिश की थी, इसलिए बुजुर्ग को अनिच्छा से, न चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। हालांकि उसने फिर भी जिया ज़िबेई को तीखी नज़र से घूरा। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब किसी ने इस तरह उसका विरोध किया था। अगर वहां हर कोई मौजूद न होता तो उसने बहुत पहले ही कोई कदम उठा कार्रवाई कर लिया होता। ठीक है, आइए बैठते हैं और ठीक से बात करते हैं। क्यूई जियान ने सभी से आग्रह किया और थोड़े शांत, मनाने वाले रवैये के साथ जिया ज़िबेई की ओर देखकर मुस्कुराया। क्यूई जियान को इस तरह देखकर जिया ज़िबेई ने भी उसे मना नहीं किया और चुपचाप आज्ञाकारी रूप से बैठ गई। कियाओ यानजुए भी चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह दृढ़ था। वह जिया ज़िबेई के ठीक बगल में बैठ गया और शांत रहा, मानो उस पर बिल्कुल भी कोई असर न पड़ा हो। क्यूई जिन, जो अब तक चुप थी, ने अंततः कियाओ यानजुए पर ध्यान दिया। कियाओ यानजुए के सीधे सादे दब्बुक रूप को देखकर उसने उपहास किया, मुस्कुराए। भले ही वह दिखने में अच्छा, हैंडसम था, लेकिन फिर भी वह एक हारा हुआ इंसान, लूजर था। वह स्पष्ट रूप से एक बड़ा आदमी था, लेकिन उसे अपना बचाव करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड पर निर्भर रहना पड़ रहा था। ये शर्म की बात थी। फिर उसने दोबारा जिया ज़िबेई की ओर देखा। उसकी आंखें सूक्ष्म रूप से जटिल, उलझन भरी थीं। कियाओ यानजुए ने क्यूई जिन की नज़र को भांप लिया, महसूस किया, और अपने भाव नहीं बदले। जब उसकी नज़र हटी, उसके बाद ही उसने उधर देखा। जब उसने क्यूई जिन की उपस्थिति, चेहरे और भावों को अच्छी तरह देख लिया तो उसने फिर से अपनी नज़रें नीची कर लीं। जब सब लोग कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठ गए तो बूढ़े आदमी मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेई पहचान टेस्ट के बाद तुम वास्तव में हमारे क्यूई परिवार की बच्ची हो। जिया ज़िबेई ने अपनी बाहें उठाईं और कुछ नहीं कहा। चूंकि तुम हमारे क्यूई परिवार की बच्ची हो, बेशक तुम्हें घर आना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम इस साल हाई स्कूल के सीनियर अंतिम वर्ष में हो। हाँ,
इसका मतलब है कि तुम अगले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हो। हाँ, ये कैसा रहेगा? तुम पढ़ाई करने के लिए वापस शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल क्यों नहीं आ जाती? औपचारिकताओं कागजी कार्रवाई की चिंता मत करो, हम इसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। आखिरकार वह क्यूई परिवार की बच्ची थी। वह क्यूई परिवार में वापस कैसे नहीं आ सकती थी? इसके अलावा वह इतनी उत्कृष्ट बेहतरीन थी। अगर अन्य परिवारों को पता चल गया और उन्होंने इसके बारे में कुछ किया, उसे अपने पाले में ले लिया, तो उन्हें पछताना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया, अभी एक सेमेस्टर बचा है, परेशान होने तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अगर तुमने शाही राजधानी में परीक्षा दी तो पासिंग स्कोर उत्तीर्ण होने के अंक भी थोड़े कम होंगे। मुखिया बहुत दयालु था। तुम्हारे ग्रेड अंक काफ़ी अच्छे हैं, है ना? यहाँ वापस आने के बाद तुम आसानी से तालमेल बिठा पढ़ाई जारी रख सकोगी। या फिर नहीं? जिया ज़िबेई बहुत दृढ़ थी। ये केवल एक सेमेस्टर की बात है, मैं तब तक यहाँ आ सकती हूँ। इसके अलावा मैं एक सेलिब्रिटी हस्ती हूँ, इसलिए अगर मैं स्कूल बदलती हूँ तो ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। इस बात ने सभी को याद दिलाया। सही कहा, वह एक स्टार थी, और वह भी एक बहुत लोकप्रिय स्टार। अगर वह स्कूल बदलती तो उसके जैसी स्टार आसानी से ध्यान आकर्षित कर लेती। इसके अलावा शाही राजधानी में परीक्षा देने के लिए किसी को अपना निवास परमिट रेजिडेंसी परमिट बदलना होगा, जो परेशानी भरा काम होगा। अगर वह अपनी परीक्षाओं के लिए अचानक शाही राजधानी में ट्रांसफ़र हो जाती, तबादला करवा लेती, तो इससे निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं पैदा होतीं। क्या ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेगा? तुम एक स्टार बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मनोरंजन जगत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गंदा और अस्त व्यस्त गड़बड़ है, क्यूई जिकियांग ने घृणा भरे चेहरे के साथ कहा। एक अभिनेता एक्टर होने का क्या फ़ायदा है? तुम वहाँ से कैसा पैसा कमा सकती हो? इन शब्दों ने जिया ज़िबेई का चेहरा फिर से काला कर दिया, उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा ला दिया। क्यूई जिकियांग ने अभी तक जिया ज़िबेई के भावों पर ध्यान नहीं दिया था और बोलना जारी रखा, अगर तुम क्यूई परिवार में वापस आती हो तो हम तुम्हें तुरंत एक कंपनी दे सकते हैं। तुम्हें कोई अभिनेता एक्टर बनने या इस तरह खुद को बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना अपमानजनक है। उसकी इस टिप्पणी से जिया ज़िबेई का चेहरा और भी अप्रिय खराब हो गया। मुखिया ने जिया ज़िबेई का चेहरा देखा और तुरंत क्यूई जिकियांग की बातों को रोक दिया। बेटे, तुम क्या बात कर रहे हो? चुप रहो। बूढ़े आदमी मुखिया द्वारा चिल्लाए जाने के बाद ही क्यूई जिकियांग ने जिया ज़िबेई के लाल गुस्से से तमतमाए चेहरे पर ध्यान दिया। वह थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन वह माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता था। आखिरकार उसकी राय में मनोरंजन जगत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वास्तव में बहुत गंदा था। जिया ज़िबेई इतने लंबे समय से मनोरंजन जगत में थी, तो कौन जानता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। ये पहले अप्रासंगिक, कोई मतलब का नहीं था, लेकिन अब वह क्यूई परिवार की बच्ची थी। वह मनोरंजन जगत में कैसे रह सकती थी? अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चला तो ये कितना अपमानजनक होगा। जिया ज़िबेई ने क्यूई जिकियांग के भावों को देखा, उसकी नज़रें नीची थीं। क्या आपको लगता है कि मेरा एक स्टार होना शर्मनाक है? बेशक, तो फिर मैं आपके क्यूई परिवार को शर्मिंदा नहीं करूंगी। जिया ज़िबेई ने अपनी नज़रें उठाईं और उसे देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। मेरे लिए चले जाना ही बेहतर है। क्यूई जिकियांग ने मूल रूप से सोचा था कि जिया ज़िबेई मनोरंजन जगत से हटने वाली है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने इसके बजाय ये शब्द कहे। वह स्तब्ध रह गया। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। वाक्य के अंत में वह झेपे शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। जब उसकी नज़रें जिया ज़िबेई की आंखों से मिलीं तो उसका आत्मविश्वास और भी कम हो गया। क्यूई जियांग तुरंत अपने पिता का बचाव करने के लिए खड़ा हुआ। बहन, गुस्सा मत हो, पिताजी ने ये शब्द बिना किसी दुर्भावना, बुरे इरादे के कहे थे। उनका मतलब यह नहीं था। क्यूई जियांग को उम्मीद नहीं थी कि जिया ज़िबेई इतनी खूंखार भयंकर होगी। जाहिर है, वह पहले एक साधारण स्टारलेट छोटी अभिनेत्री थी, लेकिन वह हर किसी से ज़्यादा सख्त थी। क्यूई जियांग कभी बुजुर्गों से नहीं लड़ता। वह तो बस मौत को बुलावा देना होता। शायद जिया ज़िबेई क्यूई परिवार की शक्ति को नहीं समझती थी, या उसे सच में कोई परवाह नहीं थी। आज रात जब से वह अंदर आई थी, तब से लेकर अब तक वह लगभग यहाँ मौजूद सभी लोगों से लड़ चुकी थी। क्या ऐसा है? जिया ज़िबेई ने उन पर एक नज़र डाली। मुझे याद है कि मैंने अभी पहले कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। आप लोग भूले तो नहीं हैं, है ना? क्यूई जियांग के होठों के कोने फड़के और वह मन ही मन बड़बड़ाया। ये लड़की सच में बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर थी। उन्होंने पहले ही उसके अतीत पास्ट की जांच कर ली थी। उन्हें जो मिला उसके अनुसार जिया ज़िबेई के पहले 17 साल बहुत दयनीय थे। ऐसा नहीं था कि उसे कपड़े या खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसकी हालत इससे बहुत बेहतर भी नहीं थी।
जाहिर है वह पहले बहुत कमज़ोर थी, लेकिन पिछले 1 साल में उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया था। पहले कमज़ोर होने और धमकाए जाने से लेकर अब सख्त होने तक वह बस एक अलग ही इंसान थी। वे ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसमें इतना बदलाव आ गया। हालांकि अब इन बातों पर विचार करने का समय नहीं था। बेशक हम नहीं भूले हैं कि जियांग ने बार बार सिर हिलाया। क्या हम ये सोचकर भी चिंतित नहीं हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो? चिंता मत करो, मुझे लगता है कि यह काफ़ी आसान और मज़ेदार है। जिया ज़िबेई के होठों का कोना मुड़ गया। अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगी। ये सही है, क्यूई जियांग झेपते हुए मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने जिया ज़िबेई को क्यूई जियांग और उसके पिता से लड़ते हुए देखा और विषय बदलने के लिए हल्का सा खांसा। उस स्थिति में जो तुम्हें पसंद हो वही करो। यूनिवर्सिटी के लिए शाही राजधानी आने से पहले अपनी परीक्षा खत्म कर लो। ठीक है, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। वह वैसे भी मूल रूप से यूनिवर्सिटी के लिए शाही राजधानी ही आना चाहती थी, इसलिए उसे बूढ़े आदमी की व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं थी। ये देखकर कि वह उससे नहीं लड़ी, बूढ़े आदमी ने चुपचाप राहत की सांस ली।